हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अभी तक हमने काइनेमेटिक्स के अंदर ये देखा था कि भाई काइनेमेटिक्स होता क्या था, रेस्ट एंड मोशन। अभी इसमें लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मतलब एक कौन सा लॉ, पर्टिकुलर लॉ फॉलो करके और मोशन अगर हो रहा होगा तो उसके लिए। तो आपको बेसिक डिफरेंस इन दोनों में क्या होगा कि काइनेमेटिक्स हमारा क्या होता था कि रेस्ट एंड मोशन के अंदर वहाँ पर कुछ कोई चीज़ चल रहा था या हो रहा था, मोशन है रेस्ट में, तो उसका कॉज नहीं पूछा जाता था। इज इट है तो है, वहाँ पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, इन सबों में हमने 3 इक्वेशन के थ्रू ये सब बाकी का देखा था। कोई फ्री फॉल हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है, वो हो रहा था, तो ये सब बातें हमें गिवन होता था। लेकिन इसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर इसमें क्या होगा कि हम देखेंगे कि एक नया चीज़ मास एंड एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन, और मास एंड एक्सेलरेशन या मास एंड फोर्स के साथ रिलेशन। तो बेसिकली इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये चीज़ हमें देखना है बच्चों, ठीक है। तो इस लॉज ऑफ मोशन के लिए मतलब अब तक से, और इसमें क्या है कि अभी जो मैं बता रहा था कि आपको इसमें फोर्स एंड एक्सेलरेशन या फोर्स और मास में एक तरह का रिलेशन देखना है, इस तरह का। और ये जो फोर्स और मास में अगर आप देखते थे, अगर मोशन होता था वहाँ पर, तो इससे नहीं पूछा जाता था क्यों हो रहा है। अभी यहाँ पर क्या होगी, कोई पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो मस्ट भी तो कुछ इस पर फोर्स लग रहा होगा। आप इमेजिन करके देखिए कि अगर कोई पार्टिकल है और उस पर फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, या मोशन में है तो आप बोलोगे ना कि हाँ कुछ इस पर फोर्स लगा होगा तब होगा। या एकदम से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है और आपने एक ऐसा पुश दिया फोर्स इस पर लगाने के लिए, तो कुछ मूव करेगा, हो सकता है कुछ देर के बाद रुक जाएगा, तो वगैरह वगैरह। इस तरह के हम जितने भी कॉम्प्लेक्स इसके अंदर होगा सिचुएशन, उन सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि फोर्स लग रहा है तो कैसे लग रहा है, या किस तरह का नेचर क्या है, रिटार्डेशन क्यों हुआ, एक्सेलरेट क्यों हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो मैं अपने वापस आता हूँ कि जैसे काइनेमेटिक्स के लिए बताया गया था कि मोशन है, तो लेकिन वो मोशन उसका किस तरह का है, मोशन अगर है भी तो वहाँ पर किस तरह का मोशन है, और वो रेस्ट में है क्या। तो ये सब चीज़ें हमने देखा था। तो इसमें हमें कॉज के लिए जाना होगा कि कॉज को ढूंढना होगा, कॉज क्या होगा। और कॉज को ढूंढने के लिए तो हम सबसे पहले अगर बात करें तो हमें ये मतलब कोई रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में था, और मोशन में है तो क्यों मोशन में है। तो उसके लिए हमें फोर्स बहुत हेल्प करेगा कि फोर्स कैसे किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराता है, किसी को ऐसे ऑब्जेक्ट को रेजिस्टेंस ऑफर करके उसको रोकता है। रेजिस्टेंस ऑफर करके मतलब फोर्स रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मीन्स फ्रिक्शन के लिए। तो ये सब बातें। अच्छा, इसको अगर हम समझे मोशन किसी पार्टिकल का अगर हो रहा है तो उसमें हमें हेल्प करने के लिए न्यूटन ने 3 लॉज दे रखा है। तो मतलब एफ एंड एम का जो रिलेशन है, इसको हम और समझेंगे न्यूटन्स के 3 लॉज से, ठीक है। तो इसमें पहला जो अगर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ की अगर बात करें, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में मतलब मतलब डिटेल में तो सारा मैं देखूंगा, एक करके सब बताऊंगा, लेकिन ऐसे आपको ब्रीफ एक बार ओवरऑल मतलब ऊपर से एक आपको व्यू दे देता हूँ कि है क्या। कि फर्स्ट लॉ में क्या होता है कि वहाँ पर नेट फोर्स 0 होता है, और हैंस इसके चलते कोई पार्टिकल एक्सेलरेशन नहीं करता है। सेकेंड लॉ में क्या करता है कि नेट फोर्स नॉन जीरो होता है और उसके चलते एक्सेलरेट करता है। थर्ड लॉ में एक दूसरे का फोर्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर पर्टिकुलरली फर्स्ट लॉ की बात करें कि है क्या, तो जैसा भी मैंने क्या बोला कि उसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें प्रोवाइडेड है कि इसका समेशन ऑफ ऑल द फोर्स अगर 0 है इसके अंदर, या इसको बोल दे वेक्टर सम इसका 0 है, कोई भी ऑब्जेक्ट मास m है, तो इसका जो स्टेट ऑफ जो मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन से मतलब अगर वो रेस्ट में है तो उसका स्पीड क्या होगा, 0, 0। अगर वो पार्टिकल मूव कर रहा होगा किसी स्पीड से v से,
तो उसका स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज नहीं करेगा, या दूसरी भाषा में कहें कि जो उसका इनर्सिया है वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब किसी भी पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो है, या उसका सुपरपोजिशन या कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जितना आप आसान भाषा में बोले और टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना है तो आप इसका वेक्टर सम ऑफ द फोर्स इज जीरो। तो उसके अंदर उसका जो जिस स्टेट में अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अनटिल और अनलेस कि आप उस पर कोई फोर्स ना लगाएं। क्योंकि पहले तक तो वो जीरो था, अभी जैसे मान लीजिए कि ब्लॉक है, इसका मास m है और इसको छोड़ के चले जाइए, 10 दिन के बाद आइए तो ये ब्लॉक कहाँ मिलेगा? यहीं मिलेगा। या अपने घर में भी आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं और जो चीज़ यहाँ पर आपने छोड़ रखा है वो वहीं पर है और चले गए, 10 दिन के बाद आएंगे तो उस चीज़ आपको ही मिलेगा, अनटिल और अनलेस आपके घर में कोई घुसे ना, या कोई और उतल पुतल ना मचाए, या मतलब और कोई अनवांटेड मेहमान ना आ जाए। अनवांटेड मेहमान मतलब चोर वगैरह ये लोग ना आ जाए, या तो उसके चलते वो उथल पुथल करेंगे। तो उसमें क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स आकर लगाएंगे। लेकिन अगर कोई नहीं आता है और फिर आप आएंगे तो एज इट इज़ आपका वो ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि कोई भी एक तो ये हुआ रेस्ट वाला हुआ, तो इसको रेस्ट ऑफ इनर्सिया बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए कि मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं और कंटिन्यूसली आप पैडल उसको लगा रहे हैं एक पर्टिकुलर एक रेट से, तो स्पीड धीरे 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 बढ़ता तो है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पर वो आप कितना भी करिए तो फिक्स हो जाता है। मतलब कि कांस्टेंट लगाने के लिए, कांस्टेंट मतलब फोर्स आप उस पर लगा रहे हैं और उसका फोर्स लगा तो नहीं रहे, मतलब कि एक तरह से मतलब कि उसमें एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। मतलब उसको मैं आप जैसे भी आपको समझना है, जैसे मान लीजिए कि आप वॉक कर रहे हैं तो और उसमें आप कुछ रस्सी से आप बांध लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट और आप चलते रहिए। तो एक ह्यूमन बीइंग का जो अगर एक सामान्य चाल से चले, एक नॉर्मल स्पीड से वो चले, तो उसका 6 किलोमीटर पर आवर होता है। तो उसमें क्या होता है कि उस पर नेट फोर्स अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो हमने आपको बताया ना कि एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो यानी कि नेट फोर्स अगर जीरो है, उसको उल्टा करके बता दिया कि एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स जीरो है, या नेट फोर्स जीरो होता है। लेकिन ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट नहीं हुआ। न्यूटन्स लॉ का स्टेटमेंट ये होता है कि इफ़ एंड मतलब एफ अगर जीरो है तो उसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, या नेट फोर्स इज जीरो सो एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है, तो अगर आप चल रहे हैं उसको लेकर तो आपका जो इसका स्पीड आप देखेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, चलते जाएंगे चलते जाएंगे। अगर हाँ आप रुकेंगे या कोई अगर पीछे से उसको रोक दे या कोई इसमें डायरेक्शन वगैरह अगर आप कर दें तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्सिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल इज इन मोशन रिमेन इन द मोशन, इस पार्टिकल इन द रेस्ट रिमेन इन द रेस्ट अनटिल और अनलेस कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा तब उसका स्टेट ऑफ मोशन उसका चेंज होगा। और स्टेट ऑफ मोशन बार बार मैं जो बोल रहा हूँ बेसिकली वो इनर्सिया होता है। तो इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्सिया भी बोलते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्सिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्सिया, इनर्सिया मतलब इसको अगर स्पष्ट नहीं है तो और थोड़ा स्पष्ट करके लिख देता हूं। मीन्स लॉ ऑफ इनर्सिया, तो लॉ ऑफ इनर्सिया मीन्स रेजिस्टेंस। कोई भी मतलब कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, या जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है, मैं इस पर अगर फोर्स लगाऊं तो फिक्स है जैसा भी है जिधर से, तो इसका स्टेट तो नहीं बदल रहा ना, वैसा का वैसा ही है। मतलब या जो उसके पीछे हुक्स लगे होंगे वो उसको रोक रहा होगा, या चेयर यहाँ पर है, टेबल है, आप कुछ भी अगर पुश करिए, अपने घर में भी देखिए कि कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रेस्ट में है, अगर जाकर उसको पहले टच करो फिर हल्का सा पुश लगाइए तो नहीं मूव करेगा। क्यों? क्योंकि उसी स्टेट में वो रहना चाह रहा है। वो नहीं करेगा उसका तो इंक्वायरी बाद में करेंगे क्योंकि उसमें फ्रिक्शन वगैरह सब लग रहा होगा। ठीक है, या कोई पार्टिकल अगर, तो वही उसका करने का और कहने का ये मतलब था कि इनर्सिया बेसिकली क्या है कि अपने स्टेट को चेंज ना करे। और इनर्सिया को मेजर कैसे करते हैं, या उस रेजिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो आप उस पर कुछ फोर्स लगाएंगे, और एक इस तरह का और एक कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट है जैसे अलमीरा टाइप का मान लीजिए, और ये आपका कुछ
बुक या कॉपी पेन इस तरह का अगर ऑब्जेक्ट है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसको अगर मान लीजिए कि 40 m कर दे और इसका m है, तो आपको फोर्स ज़्यादा कहाँ लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली वहाँ पर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इनर्शिया का मतलब जो कौन ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, 40 m वाला ज़्यादा करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जहाँ पर जिसका मास ज़्यादा होगा इनर्शिया वहाँ पर ज़्यादा होगा। ये बात क्लियर है कि जहाँ पर जिसका मास ज़्यादा होगा तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्टर्बेंस उसमें लाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। तो ज़्यादा फोर्स का मतलब ज़्यादा इनर्शिया। तो इनर्शिया यू कैन मेजर द इनर्शिया बाय देयर मास। तो उसके मास से उसका इनर्शिया को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट लॉ की कुछ कहानी था कि फर्स्ट लॉ होता क्या था कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन में है तो इस मोशन में रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अनटिल और अनलेस आप एक्सटर्नल फोर्स आप जब तक नहीं लगाएंगे तब तक उसमें चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के 3 पार्ट मतलब में इसको ब्रेक कर सकते हैं कि तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट था तो जितना उससे फोर्स लगना है लगाएंगे, जब तक नहीं तब तक वो मोशन में नहीं करेगा। और कोई मोशन में है, जैसे मान लीजिए कोई 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो जब तक आप ब्रेक नहीं अप्लाई करेंगे तब तक उसमें चेंजेस नहीं होगा। तो वो सब बात की कहानी सब समझते हैं ना। पहले इन दोनों पे फोकस करते हैं, रेस्ट एंड मोशन में, कि रेस्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है और अचानक से गाड़ी चल दे तो आप उसमें देखते हैं ना कि आगे की तरफ आप कुछ या पीछे की तरफ, अगर आगे की तरफ जा रहा है तो आप पीछे की तरफ जाएंगे, इस तरह का होता है। और ये तो रेस्ट वाला हुआ, तो आपका बॉडी क्या था कि वो उसमें रेस्ट में ही एज्यूम करना चाह रहा था और चाह रहा था कि हम कंटिन्यू इन द रेस्ट। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगा, गाड़ी वाले ने आगे उसको मोटर या जो भी इसका इंजन है उससे स्टार्ट किया, वो आगे की तरफ जाना चाहा, तो पूरा सिस्टम आगे की तरफ जाना चाह रहा था और हमारा बॉडी वहीं पर रहना चाह रहा था, तो इसलिए वो कहाँ रह गया? पीछे। तो इसीलिए वो फील करता है पीछे की तरफ झटका। ऐसे ही फिर क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है या आप बस में, कार में, ट्रेन में कहीं भी बैठे हुए हैं, एरोप्लेन में, तो वहाँ पर क्या है कि वो आगे की तरफ सपोज जा रहा है और अचानक से ब्रेक लगाया, तो आपका बॉडी भी क्या चाह रहा था? आगे जाना चाह रहा था और रिमेन आगे ही जाना चाह रहा था। तो और ब्रेक अप्लाई किए तो जो सिस्टम है या जो व्हीकल है वो तो रुकना चाह रहा था, तो इसीलिए आप मतलब कि आप आगे जाना चाहते तो आप पीछे की आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं। तो रेस्ट एंड मोशन का ये आपने दो इसका देखा कि फर्स्ट लॉ के अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो रहा था। एक तीसरा और तरह का है, तीसरा एक उसको बताने से पहले और आपको बता दूं कि काइनेमेटिक्स भी आपका क्या होता है, रेस्ट एंड मोशन, तो उसी का ये एक्सटेंडेड है। यहाँ पर आपसे कॉज पूछा जाएगा कि क्या है। अच्छा, अब देखिए कि लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब ये तो ऐसा ही ऐसा कुछ है नहीं कि अलग से है, तो बस एक हर जगह कहीं कहीं मैं देख रहा था तो इसलिए चलो बता दूं। तो इसमें भी क्या है कि डायरेक्शन में कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है सीधा सीधा तो सीधा ही जाना चाहेगा, कि अगर आप उस पर फोर्स अगर लगाएंगे तो उसका डायरेक्शन ही बदल जाएगा। तो एक ये भी हो सकता है, तो वो भी ठीक लगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और पर्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में ही जाना चाहेगा अनटिल और अनलेस कि उसका कोई फोर्स मतलब उसके डायरेक्शन के मोशन के डायरेक्शन को वो चेंज कोई ना करे, कोई फोर्स ऐसा लगे तो उसके चलते वो चेंज ना हो जाए। ठीक है, तो ये तो बातें था आपका लॉ ऑफ इनर्शिया के लिए, और उसके हमने 3 इनर्शिया वाले के लिए देखा। इनर्शिया कैसे होता है वो आपको बताया कि उसको मास से मेजर करते हैं, और उसमें इनर्शिया का मतलब एक तरह का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आइए और एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जैसे एक लिफ्ट है, ठीक है, और लिफ्ट ऐसे जा रहा है और यह यहाँ पर बल्ब है, या कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए बल्ब ना होकर इस तरह का है। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर हैं लिफ्ट के अंदर और ऐसे जा रहे हैं तो आपको क्या दिखाई देगा कि आप रेस्ट में, मतलब आप रेस्ट में हैं ऐसे, और बल्ब यहाँ पर उसके आपके विथ रिस्पेक्ट टू में वो भी रेस्ट में है, लेकिन वैसे तो मूव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका वेट कुछ भी होगा W, और इसके अंदर जब वो पुल कर रहा होगा तो उसमें कुछ टेंशन क्रिएट हो रहा होगा इस तरह का।
मतलब कोई भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ आ रहा होगा तो टी ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो इसमें तो यहाँ पर इसको क्या लग रहा होगा, टी इक्वल टू डब्लू, इस जैसा लग रहा होगा कि मतलब कि रेस्ट में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा तो इसका मतलब यही, और फोर्स कैसे लग रहे हैं, वर्टिकल्स, इस आदमी को। तो W फोर्स इक्वल टू जीरो होगा, तो इसका अगर T माइनस डब्लू करेंगे तो जीरो, तो यानी कि T इक्वल टू डब्लू, तभी तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो ये जो आपका आया कि ठीक है, फिर क्या होगा कि अचानक से अगर मान लीजिए कि अगर ये टूट जाए ऐसा, तो नीचे की तरफ कुछ आएगा, यहाँ से फ्री फॉल, मतलब कि ये हो रहा होगा। तो वहाँ पर तो T माइनस डब्लू इज़ नॉट जीरो, या W माइनस टी ज़्यादा होगा। तो यानी यहाँ से कह सकते हैं कि T माइनस डब्लू इज़ नॉट जीरो, या T इक्वल टू नॉट डब्लू। तो एक तो ये हुआ। तो खैर वो तो एक्सेलरेशन का पार्ट है कि W अगर, अच्छा वो तो हट टूट ही गया तो फिर T फिर क्या होगा, तो उसको तो न जाने दो, रहने दो। तो अच्छा, एक पहले इस पर फोकस करते हैं कि अगर T और W इस तरह से लग रहा होगा, ऑब्जर्व जो कर रहा होगा, तो T और W में और इक्वल होगा क्योंकि नेट फोर्स उसका जीरो होगा। तो ये तो लिफ्ट के अंदर से कोई ऑब्जर्व कर रहा है, लिफ्ट के बाहर से कोई ऑब्जर्व करेगा तो कैसा आएगा, लिफ्ट के बाहर से सपोज कोई ये ऑब्जर्व कर रहा है ऐसा, तो ये तो T और W तो पता चला कि अगर उसको देख रहा हो तो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, बल भी ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो ये तो नॉन जीरो लग रहा होगा, कुछ इस पर फोर्स लग ही रहा होगा, तभी तो ये जीरो नहीं होंगे क्योंकि इसके लिए तो मोशन में होगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, तो यानी कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होल्ड करता है, ये आपको बताना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तभी होल्ड करता है जब आप रेस्ट में, मतलब कि ये पार्टिकल जो T इक्वल टू डब्लू अगर काम कर रहा होगा तो रेस्ट में लगता है, तो उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा। तो T इक्वल टू डब्लू जहां पर लगता है इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस तरह का। दूसरा कि अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कब है, जब T इक्वल टू डब्लू है, तो इसका मतलब कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए है। अच्छा, नॉन इनर्शियल लिख ही देता हूं पहले, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा। तो ये किसके लिए होगा कि ये जब एक्सेलरेट, मतलब कि ऐसा अगर मोशन में है तो उसके लिए, जब T इक्वल टू डब्लू होल्ड नहीं कर रहा होगा तो तब उसके लिए है। या मतलब उसमें आप ऐसा कर लीजिए कि कोई एक्सेलरेट है पहले से ही, ये तो फिर भी रेस्ट में है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ अगर एक्सेलरेट है तो उसके लिए क्या होगा, तब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, तब वहाँ पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ नहीं होगा, कुछ उसमें मॉडिफाइड करने के लिए होगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ये आपको यूनिवर्सल हर जगह होल्ड करता है, लेकिन कुछ उसके साथ रिस्ट्रिक्शन रहता है। और रिस्ट्रिक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई मतलब यूनिवर्सल है क्या, मतलब कि हर जगह अप्लाई होगा, अर्थ पर तो यहाँ पर है ही है, और आपका जैसे कि कहीं भी, मतलब कि कोई भी पूरे यूनिवर्स में अगर जहाँ पर जाए तो एक दूसरे पे फोर्स कितना लग रहा होगा तो हम उसके लिए बता सकते हैं। और ये लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज का फोर्स का मतलब कि अभी देखिए कि मार्स, यहाँ पर हम अर्थ पर हैं और मून हमें अट्रैक्ट करते रहता है या हम मून को अट्रैक्ट करते रहते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर आप देखते होंगे कि हाई टाइड लो टाइड उसी वजह से आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉन्ग रेंज हुआ। या हम अर्थ जो हमारा प्लेनेट है, हम सन से कनेक्टेड है, तो सन कहाँ है, हम कहाँ हैं, फिर भी वो गवर्न कर रहा है, तो लॉ ऑफ मतलब ग्रेविटेशन तो वहाँ पर चल ही रहा है। तो एक वो सब बातें, तो मतलब कहने का मतलब लॉन्ग रेंज है। तो मैं बोल रहा था कि कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ हर जगह यूनिवर्सल है। वो क्या रिस्ट्रिक्शन है कि जैसे कुछ मॉडिफिकेशन उसमें लगेगा कि जैसे स्पीड ऑफ लाइट के उसमें है तो वहाँ पर वो काम नहीं करेगा, हमें कुछ वहाँ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो मतलब कि या तो मोशन में बहुत ही ज़्यादा है तब वो वहाँ पर काम नहीं करेगा, बहुत ही ज़्यादा है मतलब लाइट के स्पीड के आसपास का है एक। दूसरा कि जब उसका साइज शॉर्ट है, साइज शॉर्ट है से मतलब
कि जैसे मान लीजिए कि एटम का साइज है, तो एटम का साइज कितना होता है, 10⁻⁻10 ऑर्डर का। एंगस्ट्रॉन ऑर्डर का उसका रेडियस होता है, या उसका न्यूक्लियस आप देखेंगे तो 10⁻⁻15 ऑर्डर का। तो प्रोटॉन तो उसके अंदर है, तो प्रोटॉन भी तो एक पार्टिकल है, लेकिन उसका साइज बहुत ही शॉर्ट है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। तो वहाँ पर वो काम नहीं करता है, तो इसीलिए हमें अलग से क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाते हैं कि जहाँ पर न्यूटन का फिजिक्स काम नहीं करता है, क्योंकि उसका मास इतना छोटा है और उसका फोर्स मास इतना छोटा है। अच्छा, मास उसका अगर देखो आप कितना है, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों, 9.1 × 10⁻⁻31 kg। और थोड़ा बहुत आप तो F=ma भी जानते हैं, मैं ऑल दो आऊँगा इस पर। तो अगर 1 न्यूटन का अगर फोर्स लगेगा तो 9.1 × 10⁻31 × A-31 और 1 न्यूटन का, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 9.1 × 10⁻31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो चीज़ है 9.1 × 10⁻31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अभी तो लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ है, और ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। तो ये इतना कैसे हो सकता है, तो इसीलिए हमें इन सबों पे काम नहीं करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो सम रिस्ट्रिक्शन के साथ आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अभी आपने ये देखा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ है, वहाँ पर नेट फोर्स अगर जीरो है तो कोई भी पार्टिकल एज इट इज़ रहेगा, उसका स्टेट एज इट इज़ रहेगा, उसी को हम इनर्सिया बोलते हैं, नो चेंज इन देयर इनर्सिया अनटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके अंदर आपने 3 तरह का इनर्सिया देखा, और इनर्सिया को मेजर करते हैं फोर्स मास से। ठीक है, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ था। अब न्यूटन सेकेंड लॉ में देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ, तो इसमें क्या कहा जाता है न्यूटन सेकेंड लॉ में कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे नॉन जीरो अगर फोर्स लग रहा है, मतलब कुछ फोर्स लग रहा है, नॉन जीरो फोर्स अगर लग रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन मस्ट भी नॉन जीरो होगा, या आप ऐसे कह दीजिए कि A = उसके मास से डिवाइड कर दीजिए, तो ये उसमें एक्सेलरेशन होगा। अब कोई पूछता है कि ये कैसे हुआ, तो ये जितने भी वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसका कोई प्रूफ नहीं है, या ये F जैसे मैंने इसको लिखा तो प्रूफ नहीं है, तब कैसे बता रहे हैं। तो इसमें फिर आपका उसका आंसर है कि भाई ये सब जो चीज़ें होता है, ये प्रैक्टिकली हम निकाल कर लेकर आते हैं। आप इमेजिन करिए कि कोई अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और उस पर कुछ आप फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, तो इसमें एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, मान लीजिए A है। फिर दूसरा अगर मान लीजिए कि अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, A/2 यही होगा। अगर 10 न्यूटन पे है तो 5 न्यूटन पे कितना होगा, और आप इसको अगर 20 न्यूटन अगर कर दें तो इसमें कितना होगा, 2 एक्सेलरेशन। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे इसको बोला जाता है कि A = F/m ऐसा। लेकिन मैं अभी कोशिश आपको करूँगा कि इसको बताने के लिए कि और क्या हुआ, लेकिन वो भी फिर फर्दर कहीं ना कहीं उसमें लगेगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ बेसिकली क्या है कि आप जितना उस पर फोर्स लगाएंगे या उसमें उस बॉडी में कितना एक्सेलरेट हुआ, इट इज़ डिपेंड ऑन द हाउ मच फोर्स अप्लाइंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो उस पर उसके मास से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका वहाँ से एक्सेलरेशन करते हैं। तो दूसरी भाषा में क्या है कि न्यूटन सेकेंड लॉ जो हमें एक्सेलरेशन मेजर करने के लिए देता है। तो एक्सेलरेशन मेजर करने के लिए तो, और F क्या है, F नेट है। तो इसमें अगर हमेशा याद रखिएगा कि F नेट जो होगा, इसी का हम बार बार यूज़ करेंगे। जैसे आप पीछे जितने भी आपने लेक्चर अगर आपने देखा होगा, तो उसमें आपको मैं हर बार एक ही बात बताता हूँ, या जैसे प्रोजेक्टाइल के लिए था तो उसमें y = 0 यही चलता था बार बार। एवरेज वेलोसिटी में जाइए तो वहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट, सिंगल कॉन्सेप्ट यही लगेगा कि F नेट = मास × एक्सेलरेशन। तो जब भी हमें करना होगा तो हम इसी इक्वेशन के पास जाएंगे और यही हमें देगा। आप देखिएगा इसी के आसपास सारा फिजिक्स घूमेगा। तो ये हमें एक्सेलरेशन मेजर करने के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ के लिए देता है। अच्छा, अभी आप लोग सोच रहे होंगे न्यूटन सेकेंड लॉ आप भी तो कुछ पढ़े होंगे, 9th क्लास वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़ के तो आए होंगे, या पहले कुछ ना कुछ, या अब तक जो लोग होंगे या पहली बार जो देख रहे होंगे इससे जानने से पहले, तो कुछ ना कुछ तो वीडियो देखने से पहले पढ़ के तो आए ही होंगे या जानते ही होंगे न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में क्या कहा जाता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज़ फोर्स। तो फोर्स हम वहाँ से भी मेजर कर सकते हैं, और ये पर्टिकुलरली जो न्यूटन सेकेंड लॉ है एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए।
तो अभी मैंने जो बोला कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम तो इक्वल टू ए फोर्स, ऐसा होगा। तो बेसिकली फोर्स इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ऐसा। और इसी को जब इंस्टेंटेनियस देखें तो क्या होगा, डी पी बाई डी टी। और मोमेंटम के लिए बच्चों आप जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी, तो डी पी के जगह पे मास इंटू वेलोसिटी इंटू डी टी कर लें। तो इसमें से मास अगर कांस्टेंट है, इसको क्योंकि मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है तो आपको पता ही होगा, तो मास अगर बाहर निकाल लें तो यहाँ से कितना हो गया, डी वी बाई डी टी। और काइनेमेटिक्स रेस्ट एंड मोशन में डी वी बाई डी टी को तो खूब आपने देखा है, इट इज़ एक्सेलरेशन। तो क्या हो गया एम ए, तो अभी जो आपको बताया था कि एफ इक्वल टू एम ए इस तरह का होगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ बेसिकली आपको कहने के मतलब ये कहने के लिए कि मतलब कि बॉडी पर उसका जितना भी नेट फोर्स है, नेट फोर्स से मतलब सुपर, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई इस तरह का है, एक इधर लग रहा है 10 न्यूटन और इधर लग रहा है 5 न्यूटन, मतलब लाइन में दोनों हैं, तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन ही ना। तो इसलिए 5 न्यूटन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसीलिए उसको बोला गया एफ नेट। और ये इसका कलाकारी अभी आपको सिखाएंगे कि एफ नेट को कैसे कैसे दिखाया जाता है, या और भी कुछ जो आएगा तो उसके लिए। तो ये तो बच्चे था आपका न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ बेसिकली एफ इक्वल टू एम है, उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है और उसके चलते उस पर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, उसके अगर नेट फोर्स में अगर मास को डिवाइड कर दे तो हमें एक्सेलरेशन मेजरमेंट करने का वहाँ से मिलता है। ठीक है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। अब आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ तो बचपन से ही सीखते आ रहे थे, बचपन से सीखे थे या नहीं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आपने इसमें फेमसली देख सुना होगा एक्शन एंड रिएक्शन, और वो भी इक्वल मैग्नीट्यूड में। तो जब एक्शन एंड रिएक्शन इस तरह का आपने कुछ जाना होगा, तो उसमें क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश करते हैं तो बदले में वो भी आपको उतना ही मैग्नीट्यूड से देता है। जैसे मान लीजिए कि फुटबॉल का बॉल है, तो आपने उसको किक किया तो वो बॉल दूर हो गया, तो बदले में वो क्या करेगा, आपको भी उतना आपको होगा पैर में, जितने जिस फोर्स से आपने उसको दिया उसी फोर्स से वो आपको देगा। तो क्या कि ये नहीं समझ में आया, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं चला ना कि हमने तो फोर्स दिया लेकिन उसने, फुटबॉल ने भी हमें फोर्स दिया, ये कैसे पता चल रहा है। तो आप एक काम करो, तो फुटबॉल का तो मास बेचारे का कम है आपके कंपेयर में, तो आपने जो फोर्स दिया तो बदले में उतना वो नहीं मतलब जितना उसको फोर्स दिया उतने में वो निकल गया बहुत दूर तक, और बदले में थोड़ा सा फोर्स देकर वो भी निकल गया। तो आपसे एक मतलब कि एक्सपीरियंस तो हुआ नहीं उस फोर्स का, आप अगर बहुत माइन्यूटली अगर चेक करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा। अच्छा नहीं आपको करना ही है तो आप जाइए एक वॉल के सामने और वहाँ पर उसको एक किक दीजिए वॉल को, तो वॉल को तो कुछ नहीं होगा लेकिन आपको ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। वॉल भी जितना आप मैग्नीट्यूड से दिए थे वो टोटली वापस आपको उतना दे दिया। तो इस तरह का अब समझ में आया होगा। तो एक्शन रिएक्शन, ये अपने जैसे भाई बहन हैं, आप लोग बहुत प्यार करते होंगे एक दूसरे को, या भाई भाई अगर हैं छोटे बड़े भाई, तो आपस में जब अगर आप लोग प्यार करते हैं तो प्यार करना मतलब कुछ चाटा वाटा लगाना, तो बदले में वापस मिलता है। तो वही ऐसा ही है एक्शन रिएक्शन, कि जितना आप किसी ऑब्जेक्ट को देंगे उस बदले में आपको ज़रूर देगा। ठीक है, उतना फोर्स आपको लगाएगा। तो यहाँ पर कांटेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कांटेक्ट नहीं होगा इसके में तब तक उसमें नहीं मतलब कि फोर्स मतलब नहीं लगेगा। लेकिन आप ग्रेविटी वगैरह में उसमें आप, या मैग्नेट वगैरह में देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, तो इसके बीच में यहाँ पर कांटेक्ट है। तो जब यहाँ पर तो इसमें क्या हो रहा है कि ए वाला कुछ इस पर फोर्स लगा रहा होगा ऐसे, और बी वाला भी कुछ इस पर फोर्स लगा रहा होगा ऐसे, इक्वल एंड अपोजिट। तो इस तरह का जब न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है तो एक्शन एंड रिएक्शन टाइप का यहाँ पर होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बस इतना ही बच्चों। अब आते हैं इस पे कि मतलब कॉन्टेक्ट जितने भी फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ है, इसको अगर हम प्रॉब्लम के फॉर्म में देखें तो क्या हो रहा होगा, कि मतलब कि क्वेश्चंस कैसे बन रहे होंगे, या और क्या हो रहा होगा, और समझेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है।
ठीक है, तो एक देखिए तो इसमें कांटेक्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि कांटेक्ट जब होगा जहाँ पर वहीं पर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो इसके लिए तो बताया, जैसे मास अगर है ये, तो यहाँ पर इससे कांटेक्ट है। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कांटेक्ट के बाद कि जहाँ पर कांटेक्ट होगा ठीक उसके नॉर्मल परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। इस तरह का नॉर्मल फोर्स। तो बेसिकली क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, इससे यहाँ पर कांटेक्ट है फ्लोर से, तो यहाँ पर इसका वेट कुछ होगा, तो मास टाइम्स वेट को तो ये जानते होंगे ना बच्चों, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी होता है। क्यों होता है कि वेट भी एक तरह का फोर्स है और उसमें मास और एक्सेलरेशन की जगह पर यहाँ पर जी लग जाता है। तो इस चलते जैसे अभी F इक्वल टू ma देखा है ना, तो मास तो जितना रहेगा और एक्सेलरेशन उसका जी, क्योंकि ग्रेविटी उसको पुल कर रहा होगा। तो बदले में ये जो फ्लोर है जहाँ पर वो है, ये जो फ्लोर है, तो बदले में तो वापस रिटर्न गिफ्ट दे रहा होगा इनको, तो क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स। तो ठीक इसके परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा है क्योंकि इसके लिए तो हो गया, जैसे मान लीजिए कि दो वॉल है इस तरह का, और यहाँ पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट इस तरह का ऐसे इस पर रेस्ट कर रहा है, ये चीज़ ऐसे। तो देखिए कांटेक्ट यहाँ कहाँ पर है, एक इस जगह पे कांटेक्ट है और एक यहाँ पर कांटेक्ट है, दो जगह पे कांटेक्ट है। तो ठीक उसके परपेंडिकुलर लग रहा होगा से N1, और एक यहाँ पर है तो इसके चलते यहाँ पर N2, जहाँ पर कांटेक्ट है नॉर्मल फोर्स ठीक उसको होगा। तो इसको पॉइंट और एक फोर्स और लग रहा होगा बच्चों, mg। इसका डॉट अगर दिखा दे ऐसा तो mg डाउनवर्ड, इसमें दो तीन तरह का फोर्स लग रहा होगा। इसको अगर ऐसे दिखाएं डॉट से तो mg डाउनवर्ड ऐसा लग रहा होगा वेट, नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा से N1 कह दिया यहाँ से, क्योंकि दो यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ और है, जहाँ जहाँ कांटेक्ट होगा उसका अलग अलग नॉर्मल फोर्स होगा। तो एक तो ऐसा होगा, दूसरा इसके चलते N2, तो जहाँ पर कांटेक्ट होगा उसके चलते वहाँ पर मिलेगा नॉर्मल फोर्स। तो एक तो ये हुआ। एक और आप समझ सकते हैं इस तरह का, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा वॉल है और एक शेप ले लिया जाए सर्कुलर, इस तरह का ऐसा कांटेक्ट है, और इस पे सपोज एक मान लीजिए कि ऐसे रेस्टिंग कर रहा है ऐसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ पर है, एक दो, एक इसका M और 3। मतलब कि अगर इस पर देखा जाए, स्फेयर पे देखा जाए, तो क्या हो रहा होगा कि यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स मान लीजिए N1 ऐसे लग रहा होगा, मतलब ये इस पे लगा रहा होगा, ये इस पे लगा रहा होगा N1 इस तरह का। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा होगा बच्चों, एक इस पे N2 और ये नीचे N2, ये वॉल एक दूसरे पे लगा रहे होंगे, और यहाँ से भी ऐसा लग रहा होगा N, मतलब कि स्फेयर इस रॉड पे लगा रहा होगा और इसको लगा रहा होगा N3। ठीक है, अच्छा ये तो कहानी, ये तो इसके लिए हुआ कांटेक्ट केवल बताया। इसका जो मास होगा से इसका मास कैपिटल M है, तो उसका ग्रेविटी भी नीचे लग रहा होगा mg ऐसे। ये तो तीन चार फोर्सेस इस पे लग रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इसको अगर दिखाएंगे तो mg डाउनवर्ड लग रहा होगा, इसके लिए यहाँ से N2 ऊपर की तरफ लग रहा होगा, अगर पॉइंट से दिखा दें N1 इस पे ऐसे लग रहा होगा, जो स्फेयर पे कौन कौन सा स्फेयर एक्सपीरियंस कर रहा होगा, और उसके चलते ये रॉड इस पे इस तरफ से लगा रहा होगा, तो इसके चलते किधर हो जाएगा N3 ऐसा। ठीक, तो ये बातें समझ में आया कि कांटेक्ट फोर्स की अगर बात करें तो इसके चलते यहाँ से N2 ऊपर लग रहा होगा, mg नीचे, N1 इधर, N3 इधर की तरफ, तो एंगल से उसको जिस एंगल पर है वो बना लिया। अब रॉड के लिए, अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो इसका मास है, अच्छा तो करना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल M है तो उसको स्मॉल m देंगे, कैपिटल M जी। ठीक है।
अब रॉड के लिए देखिए, इसमें इस तरह का रॉड है, तो यहाँ पर कांटेक्ट इसका कहाँ पर, एक तो है ही और साथ में यहाँ भी तो कांटेक्ट है, तो इसको से कह दीजिए N4, एक दूसरे पे लगा रहे होंगे, मतलब जहाँ पे कांटेक्ट होगा वहाँ पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, ये कहने का इसका मतलब है। ठीक है, तो इस वाले में अगर पॉइंट से अगर इसको दिखाएं तो मतलब या तो इसको रॉड को फिर रहने दो, क्योंकि उसको जब पॉइंट से जब करते हैं तो वो रॉड का फिर वो फ्री बॉडी डायग्राम, अच्छा उसमें एक वर्ड मैं यूज़ करूँगा, इसके लिए बोला जाता है फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों, थ्री नहीं, फ्री, फ्री नॉट थ्री, फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर कि आपको इसमें ये होगा कि उससे फ्री स्टेट में अगर हम छोड़ दें और फिर उसके बाद अगर हम देखें कि इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो उसको बोला जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो इस रॉड के लिए अगर हम करें पॉइंट मास से, अगर यहीं से दिखा दूं तो N4 ये नीचे की तरफ लग रहा होगा, सॉरी ये तो N4 नहीं, इसका जो मास होगा स्मॉल m तो mg लग रहा होगा, N4 ठीक उसके ऊपर लग रहा है क्योंकि ऊपर ही है, और यहाँ पर जो कांटेक्ट फोर्स है तो बदले में इस पर ऐसे लगा रहा होगा, तो ये N3। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। जहाँ जहाँ कांटेक्ट में रहेगा, कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ कांटेक्ट में रहेगा वहाँ वहाँ उस पर वो फोर्स लगेगा परपेंडिकुलरली इस ऑब्जेक्ट पे। तो सिंपल से आपको दिखाया इसमें कि अगर इसका अगर ज़्यादातर रहता है कि n ऊपर है और mg इधर है, तो कांटेक्ट में तो mg इधर और नॉर्मल फोर्स ऊपर। फिर एक ऑब्जेक्ट इस तरह का कुछ पड़ा हुआ था, तो जहाँ कांटेक्ट था n1, mg इसका इधर और ये वाला n2 दे रहा था जिस एरो एंगल पर था, इस तरह का। तो हमें इसमें इसका यूज़ आपको मिलेगा कि नॉर्मल फोर्स का कैसे करते हैं। अब आइए कुछ कुछ आपको बातें सिखाते हैं, जैसे इसको आपको दिमाग में रखना होगा, F = ma। अब हम क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन है इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए, और इसमें क्या होता है F नेट होगा। जैसे मान लीजिए एक चीज़ और है बच्चों कि जिधर मोशन होगा उधर ही तो हम देखेंगे फोर्स। अभी आपको बताया था ना कि F = ma अगर होगा तो इसका प्रूफ क्या है, तो मैंने बोला था कि इसको हम एक्सपेरिमेंटली बताते हैं, ना कि थ्योरेटिकली इसका प्रूफ लेकर आते हैं। तो कैसे कि F = ma का क्या मतलब है कि जिधर अगर मान लीजिए कि अगर मोशन, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर है, अगर F = 10 न्यूटन अगर लग रहा है और इसका मास सपोज 2 kg है, तो अगर कोई पूछे कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है, इसमें बताना क्या है, F = ma है तो 10 हो गया, मास इसका 2 हो गया, एक्सेलरेशन a हो गया, तो a = कितना हो गया 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सिंपल यही तो होगा, बिल्कुल सही बात है, यही होगा। लेकिन बच्चों इसके अलावा क्या यही दो फोर्स लग रहे हैं? आप सोच के देखो। एक तो इसका सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दूं कि अभी तो बताया कि सर ये तो कांटेक्ट में होगा तो एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और उसके अलावा किसका मास है mg इधर, या दूसरी भाषा में 2g लगेगा। इसको अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बनाऊं यहाँ पर ऐसा डॉट, और तो इसमें 2g नीचे की तरफ, नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ, और यहाँ से 10 न्यूटन है ऐसे। अगर सारा फोर्स मैं दिखा दूं तो कुछ ऐसा यही तो बनेगा। तो अब इसमें अब मोशन कैसा हो रहा है, इस इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इधर क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल एंड 2g। तो नॉर्मल और 2g से कोई मतलब नहीं है उसको। क्यों नहीं मतलब है कि मोशन कैसा हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कोई मोशन नहीं हो रहा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि n - 2g आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे और उस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। मतलब कि अगर समेशन ऑफ Fy अगर देखें तो इधर होगा। तो हम इसको दूसरी भाषा में ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में उसका इनर्शिया चेंज नहीं हो रहा है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली चेंज हो रहा है। तो कोई फोर्स y डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि कोई फोर्स y डायरेक्शन में नहीं है, ये कहना गलत है। फोर्स y डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन वो बैलेंस्ड है। जहां पर कहीं अनबैलेंस फोर्स होगा उसके चलते ही एक्सेलरेशन होगा। तो n और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। अगर अनबैलेंस होता तो मोशन इस डायरेक्शन में होता, जो कि अभी नहीं हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो अभी नॉर्मल फोर्स को mg से कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल फोर्स और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, इस चलते इस इक्वेशन को नहीं लिखा। ठीक है,
और वहाँ पर उसका कारण यह है कि n इक्वल टू 2g, और आपने देखा था कि इनर्सिया जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता था, जो इनर्सिया ऑफ रेस्ट है उसको मेंटेन कर रखा है, उस वाई डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट था एफ नेट इक्वल टू एम है, तो एफ नेट कितना लग रहा है, इस दिस मच 10 न्यूटन, और उसके चलते एक्सेलरेशन पूछा है तो इतना हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आया। अब आइए आपको दूसरा समझाता हूँ इस तरह का कि सपोज कि अगर फिर से 2 kg का अगर है, और यहाँ पर आपको एकदम बेसिक से धीरे धीरे, तो घबराने की कोई बात नहीं है, हो सकता है थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपका बेस एकदम स्ट्रॉन्ग क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन इसमें से अगर आएगा तो आप जाकर उसको समझ सकते हैं। तो इसीलिए आपको एकदम बेसिक से धीरे 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 फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप लेडर पर आपको चढ़ाया जा रहा है, और फिर चढ़ाते चढ़ाते ऊपर चढ़ाया जाएगा, और फिर वहाँ से आप क्वेश्चन को नीचे से देख पाओगे। ठीक है, तो F इक्वल टू सपोज यहाँ से 10 न्यूटन है उसी क्वेश्चन का, और दूसरा यहाँ पर मान लीजिए कि 4 न्यूटन का ऐसे कोई पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो एक फोर्स इधर है F1 4 न्यूटन, और इस पर F2 10 न्यूटन। तो इस पे पूछा जाएगा कि फाइंड नेट एक्सेलरेशन बताइए, तो और भी आसान हो जाएगा। F नेट कितना होगा बच्चों, इक्वल टू F2 माइनस F1। हम F1 माइनस F2 भी कर सकते थे बिल्कुल, लेकिन वहाँ पर निगेटिव आएगा तो जो डायरेक्शन गलत हो जाएगा। तो यानी कि मोशन इधर हो रहा है ना, अभी आपको क्या बताया था कि इसका हमें प्रूफ नहीं पता होता है, तो हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करके जब देखेंगे 10 न्यूटन इधर लग रहा होगा, तो मोशन पार्टिकल का किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ऐसा इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब कि 10 न्यूटन ज़्यादा होता है, 4 न्यूटन कम होता है, तो सिंपल है। तो 10 माइनस 4, और इस पर नेट फोर्स यही होगा, और नेट फोर्स ये है, तो नेट फोर्स आपको क्या सिखाया गया था, फिर से लिख देता हूँ, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसा। तो यहाँ से कितना हो गया 2 इंटू ए, तो ए का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 6/2, तो कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो नन्हों मुन्नों बच्चों वाला था कि ऐसा समझने के लिए, और इसको आप चाहो तो नॉर्मल फोर्स और mg मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं छोड़ेंगे। 2g भले अभी ये रोल में नहीं है, लेकिन आगे आ सकते हैं। तो ये कहानी हुआ। अब आइए इस तरह का क्वेश्चन अगर मिल जाए आपको कि सपोज कि एक 1 kg का ब्लॉक है और एक 2 kg का ब्लॉक है, और आपस में यहाँ पर स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। अच्छा, पहले आओ इसका कहानी ही समझा देते हैं कि स्ट्रिंग रहता कैसे है। ठीक है, ऐसा ही है, और कुछ आप इस फोर्स से आप इसको पुल कर रहे हैं, तो पुल कर रहेंगे, और ये अच्छा इसमें अभी तक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अभी तक जितना भी हम लोग ये प्लेन लेंगे वो सब कैसा लेंगे, स्मूथ लेंगे। स्मूथ से मतलब है कि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है। जैसे ही फ्रिक्शन हम देखेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि फ्रिक्शन है। अगर मैं आपको बोलता भी हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है और इस फ्लोर पर है और म्यू का वैल्यू नहीं दिया होगा, तो आप यहाँ पर अब मान के चलिए कि यहाँ पर फ्रिक्शन का वैल्यू 0 है। और यही नहीं, मेरे लिए ही नहीं, कहीं के लिए भी आपके किसी भी क्वेश्चन में जब तक वो मेंशन ना किया रहे कि म्यू का वैल्यू इतना है या कुछ भी और है, तो उसमें हम कहेंगे कि म्यू वो इस कैसा है, फ्लोर स्मूथ है, वहाँ का म्यू 0 है। जब क्वेश्चन में मेंशन रहेगा तब हम सोचेंगे, उसके पहले तक नो, कोई इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर एक फोर्स ऐसा लग रहा है तो होगा क्या कि 2 kg वाला तो इधर जाना चाहेगा, वो भी इनर्सिया में है, लेकिन फोर्स डायरेक्ट लग रहा तो उसको चलना ही पड़ेगा। 1 kg बोलेगा, मैं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन डायरेक्ट फोर्स तो उस पर लग नहीं रहा है, उसको खींचने वाला कौन सा है, ये स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग उसको ऐसे खींच रहा होगा, तो स्ट्रिंग अगर खींच रहा होगा तो उसको कैसे दिखाएंगे। और उस समय बच्चों एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे कि जब आप ऐसा खींच रहे होंगे, मान लो खींचने से पहले कुछ लूज़ होगा, जैसे ही वो थोड़ा सा अगर ये बढ़ा और वो लूज़ है तो स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा। तो जैसे ही स्ट्रिंग टाइट होगा तो उसमें क्या क्रिएट होगा, टेंशन। एक सारे टेंशन देने के लिए आ गया स्ट्रिंग, तो यहाँ पर बच्चों टेंशन क्रिएट होगा कुछ इस तरह से, ऐसा। जब भी इसको बनाना होगा, इसको जूम करके अगर मैं बताऊँ तो इस तरह का ये जो स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन ऐसा क्रिएट होगा टी का। तो अब इस 1 kg के लिए अगर देखें 1 kg के ब्लॉक को, तो इसको कौन खींच रहा होगा, उसमें जो टेंशन क्रिएट हुआ टी, और बाकी के 2 फोर्स तो ये एज इट इज़ लग ही रहे होंगे, 1g मतलब mg, और यहाँ से इसका मास 1 है इसलिए, और नॉर्मल फोर्स n1।
लेकिन इनका कोई अभी लेना देना नहीं है। इस 2 kg वाले ब्लॉक को अगर देखा जाए तो उसमें कैसा होगा बच्चों, 2g नीचे और ये दूसरा ब्लॉक है इसीलिए इसको नाम दे दिया N2। और हाँ, डायरेक्ट फोर्स जो लग रहा होगा F ऐसे, और यहाँ से टेंशन T है इधर से। ठीक है, तो अगर मतलब 1 kg 2 kg का ब्लॉक है और उसके बीच में अगर स्ट्रिंग है तो उसको आप कैसे देखेंगे, मतलब टेंशन उन दूसरे के बीच में लग रहा होगा तो इस तरह से। ठीक है, इसमें एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ कि अगर कांटेक्ट में भी है, जैसे S.C. वर्मा सर के बुक में, वहाँ पर दो बॉडी अगर कांटेक्ट में रहता है तो एक फोर्स दूसरे पे कितना लगाते हैं, तो उस वाले के लिए भी देखेंगे। खैर यहाँ पर अगर F न्यूटन का फोर्स लग रहा है 2 kg का, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा, तो ऐसे होगा। अच्छा, मान लो कि हमें इक्वेशन लिखना ही है पढ़े, या कह दे कि इसी में F को F ही छोड़ दे और कुछ ना दिया जाए, तो बताए पूछा जाए कि बताओ कि टेंशन कितना होगा, तो कैसे करेंगे। तो देखो इसको लिखते कैसे हैं, मोशन कैसे हो रहा बच्चों, दिस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये तो इनका तो कोई मतलब है नहीं, इनका तो कोई मतलब है नहीं। तो इसमें क्या होगा कि F और T इसमें, और आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे कि अगर ऐसे खींचे हैं तो इधर ही जाएगा, तो इसका मतलब फोर्स ज़्यादा होगा, तो फोर्स माइनस टी, नेट फोर्स क्या होगा इस पर F माइनस टी। और हमेशा नेट फोर्स क्या होता है, फिर से लिख देता हूँ एवरी क्वेश्चन के बारे में कि आपके दिमाग में रच बस जाए, कि उसमें जितने से एक्सरिलेट करे उसका मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मास कितना है 2, तो एक्सरिलेशन की 2 और एक्सरिलेशन होगा A। अच्छा, इसमें A क्यों लिखा, क्योंकि अगर करेंगे तो कुछ एक्सरिलेशन से जाएगा और दोनों साथ साथ जाएंगे, तो इसीलिए। तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा F माइनस टी, और नेट फोर्स इज मास इंटू एक्सरिलेशन। 1 kg ब्लॉक के लिए अगर देखेंगे तो इसको मूव कराने वाला कौन है, T, यही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो क्या है, T ही होगा। और ये दोनों क्या है, वर्टिकल में इज नथिंग, इनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस कर रखे होंगे। तो यहाँ से करेंगे तो T इक्वल टू 1 इंटू ए, तो ये दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 ऐसा। और हमारे ज़िंदगी में ऐसा यही होना चाहिए ना कि बैलेंस हो, तो दो इक्वेशन दो अननोन, तो हमारा ज़िंदगी काफ़ी आसान है। तो बस, और आप मतलब कभी भी आप क्वेश्चन में फंसे हुए हैं और अननोन दो है और दो इक्वेशन आ जाए तो उससे अच्छी बात क्या होगा, इसीलिए मैंने बोला कि लाइफ यहाँ पर आसान है। इन दोनों को ऐड कर दें तो टी टी विल गॉन, तो F इक्वल टू कितना हो गया 2a और 1a 3a, तो a का वैल्यू कितना आ गया F/3 ऐसा। तो अब हमें टेंशन निकालने के लिए पूछा था सपोज कि टेंशन क्या होगा, तो T इक्वल टू क्या बोल सकते हैं यहाँ से, A 1a केवल है, T इक्वल टू 1a तो मतलब A, और A का वैल्यू कितना है F/3 इस तरह का। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत कुछ आपको कभी आएगा या जाएगा कहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो बच्चे नए एकदम सीखने वाले हैं, जिनको एकदम फिजिक्स से के नाम पे डर भय लगता है, तो उनका डर भय मैं यहाँ से दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो बच्चों ऐसा होता है, एकदम से बेसिक था। तो आपको मैंने जैसे बोला कि फर्स्ट लैडर से, मतलब लैडर पे चल रहे, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप है, तो उसी तरह का कुछ है। इस क्वेश्चन को और भी कई तरीके से किया जा सकता था, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही पहले सीखिए। ठीक है, अगर आपको लिखने का मन कर रहा है तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका, इसी को मतलब जो मैंने आपको ऐसे बताया था, अब इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में दिखा देता हूँ। इसमें जैसे मान लीजिए कि 1 kg का ब्लॉक था और यहाँ से 2 kg का ब्लॉक था, 20 लिख दिया, 20 सोच रहा था देने के लिए लेकिन दिया नहीं, इसीलिए 20 लिखा। 2 kg है। अब मान लीजिए कि इस पे 40 न्यूटन का लगा दिया फोर्स, और इस पे पीछे से 30 न्यूटन का लगा दिया। तो पूछा जा रहा कि फाइंड द मास ऑफ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ये बताना है बच्चों ऐसा। तो फिर से वही काम करें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो 1 kg वाले के लिए अगर बनाएंगे तो कैसा होगा, या चलो 2 kg वाले के लिए बना लो तो ज़्यादा उसमें होगा। अच्छा, उससे जाने से पहले तो उत्सुकता आपको इसमें होगा कि इसका क्या किया, कि जो स्ट्रिंग है तो इस तरह का ऐसे बताया था, के टाइप का कुछ बनाकर ऐसा। तो इसमें
2 kg वाले को ये इधर खींच रहा होगा, अगर 40 न्यूटन इधर लगेगा तो ऐसा, और बाकी के ऊपर नीचे 2 हैं, इसको कह दीजिए N1 और यहाँ से 2G। तो टर्मोलॉजी से मत उसमें घबराना बच्चों कि N1 लिखा है तो पीछे वाले में कहोगे सर इसको तो N2 लिखा था, ऐसा नहीं हो, तो कुछ भी ले सकते हैं। मतलब इसका नेमिंग ही मैं 1 इसको 2 दिया था, उसका उस क्वेश्चन में 1 दे दे रहा हूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सोचे कि सर अरे उसमें तो N2 बोला था, इसमें N1 क्यों बोला। 2 के लिए है तो 2 ऐसा नहीं है, वो जस्ट एक सब स्क्रिप्ट में लिखा जा रहा नोटेशन है। इसके लिए अगर देखें तो T ऐसा होगा, 1 kg इसके लिए ऐसा है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ 1G होगा और यहाँ से इसको N2 कह दीजिए। तो मोशन कैसा हो रहा होगा बच्चों, ऐसा, और इसको आप इस तरह का ऐसा इसमें कर रहे होंगे। अब देखिए इसका इक्वेशन लिखना अगर है होगा हमें पहले 2 kg वाले का, तो क्या होगा 40 माइनस टी, यही होगा ना, क्योंकि अगर इस तरह से मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा 40 माइनस टी, ठीक है, इक्वल टू 2A ऐसा। फिर यहाँ से अगर देखेंगे कि अगर 1 kg का ये है तो इसको 1 kg वाले को कौन मूव करा रहा होगा, यही वाला टी, ये दोनों तो वर्टिकल, फिर से उसको वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो इसको रेस्ट में करा रखे होंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा टी इक्वल टू ए। तो फिर से, क्योंकि इससे अच्छी बात अब क्या होगा, आप बोल रहे होंगे कि जिसके चलते वो निकल कर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, टी टी विल गॉन, तो यहाँ से 40 इक्वल टू 3A। अच्छा, इसमें तो एक और कलाकारी हुआ है ना, क्योंकि वही कहूँ कि 40 अगर 3 है तो डेटा तो सोच के तो नहीं, फिर भी है। इसमें क्या कि सर ये 30 न्यूटन का क्या हुआ, तो 30 न्यूटन विल हियर, ऐसे दिखाएंगे 30 न्यूटन। तो अब इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, T माइनस 30, ठीक है, इस पे क्या होगा T माइनस 30, क्योंकि T इधर है और 30 इधर है, और फाइनल मतलब कि एंड मतलब मोशन किधर हो रहा है, इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये वाला 40 न्यूटन वाला ज़्यादा है, तो उसमें आपका 30 माइनस टी बच्चों, 30 माइनस टी नहीं, T माइनस 30, ये चीज़ T माइनस 30 इक्वल टू 1A, तो A होगा। अब ऐड करेंगे तब जीवन और आसान हो गया, टी टी कैंसिल। आपको एडवाइस करूंगा आप इस तरह से लिखिए, तो आपको कैलकुलेशन सॉल्व करने में आप देखिएगा मैं इसी वे में लूँगा, और मुझे थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं पड़ेगा इक्वेशन को सॉल्व करने में, वो अपने आप को कैंसिल हो जाएंगे। तो टी टी कैंसिल हुआ और यहाँ से कितना हो गया 40 माइनस 30, तो 40 माइनस 30 कितना हो गया, यहाँ से 10 इक्वल टू 3 है, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज़ ए इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आया दोनों ब्लॉक का। अब उसी में कोई पूछ लेता कि टी बताओ, तो टी और आसान है, तो यहाँ पर कहीं भी वैल्यू पुट कर दीजिए, T माइनस 30 इक्वल टू 10/3, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 प्लस 10/3, तो कितना हो गया 40/3, T इक्वल टू, तो इन दोनों के बीच में टेंशन कितना हो जाएगा बच्चों 40/3 न्यूटन। टेंशन का क्या यूनिट होता है, न्यूटन। फोर्स ही एक तरह का होता है, अभी आपने देखा कि अगर फोर्स जितना लगाएंगे उसमें होगा। हाँ, तो ये समझ में आया बच्चों। मतलब किसी भी रोप में क्या होता है कि अगर रोप है ऐसा कहीं भी, और जितना आप इस पर फोर्स लगाएंगे उतना ही टेंशन इसमें क्रिएट होगा। अब देखते होंगे ना कि रस्सी को और टाइट करो और टाइट करो, तो क्या होता है कि खींचो, और तो आप जितना स्ट्रिंग को आप खींचेंगे तो उसमें उतना ही टेंशन क्रिएट होगा, और एक लिमिट तक वो खींचेगा, उसके बाद वो टूट जाएगा, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी उसका। तो उसको यंग मॉडुलस वगैरह वगैरह उसका डिस्कस करेंगे। खैर, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्या, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए, तो इसमें अभी आपको दिखाया कि फ्री बॉडी डायग्राम बनता कैसा है, और उसको उसके लिए बताया। एक क्वेश्चन और इसका दिखा देते हैं इस तरह का, मतलब कि तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन इसके लिए है। जैसे मान लीजिए कि 2 kg का ऑब्जेक्ट है, तो इधर आपको 20 न्यूटन लगा और यहाँ से कुछ 10 न्यूटन लगा एट 37 डिग्री से, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा इस ऑब्जेक्ट का, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ
लेसन ऑफ 2 kg ब्लॉक। ठीक है, तो एक ट्राई करना है तो कर सकते हैं, तो नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो 2 kg का ब्लॉक है, 10 न्यूटन लग रहा है, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 20 और 10 30। तो क्या है कि सर ऐसा कर दें, 30 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, तो ए इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो नहीं बच्चों, ऐसा ये गलत है, रॉन्ग। नहीं, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? 10 न्यूटन और 20 न्यूटन है, लेकिन एक किसी एंगल पे लगा हुआ है, तो वहाँ पर सुपर पोजिशन, मतलब कि उसका एफ नेट निकालेंगे। तो ऐसा मतलब 10 न्यूटन तो ऐसा तो नहीं लगा कि 10 न्यूटन है तो इधर ही जा रहा है, और 20 न्यूटन है तो इस तरह से, तो उसका मोशन क्या होगा। लेकिन अभी ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, इसका कहने का मतलब हॉरिजॉन्टली है। कैसे आपको बता रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टली है, आइए दिखाते हैं। देखिए, ये तो इसको हटा लूँ, ये तो गलत है, ऐसा मत सोचना कभी भी। तो सही क्या है, आइए देखा जाए। तो इसमें इसका 2 kg वाले का है, तो यहाँ से 20 न्यूटन डाउनवर्ड, और ऊपर से ऊपर कितना लगेगा? नॉर्मल फोर्स यही होगा। क्या कि सर स्फेरिकल कैसे हो गया? ऐसा ही है बच्चों, हॉरिजॉन्टल ही है, उसको बस डॉट से दिखाने के लिए, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। 20 न्यूटन तो इधर हो गया, कि ये सब तो ठीक है। इसके लिए बताइए, ये 10 न्यूटन है और यहाँ से 37 डिग्री है। तो वेक्टर में इसी दिन के लिए बताया था आपको कि 10 न्यूटन का है, तो इसको 10 न्यूटन को अगर ब्रेक करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो क्या होगा? 10 cos 37, यहाँ से 10 cos 37, और इसका ये वाला कंपोनेंट देखेंगे तो 10 sin 37 वर्टिकल। ऐसा 10 का दो कंपोनेंट, एक 10 sin 37 और दूसरा 10 cos 37। और 10 sin 37 ये तो इसको याद होगा या भूल गए हो? sin 37 इज 0.6 और cos 37 इज 0.8। और क्या बताना चाह रहे हैं कि sin 37 अगर है तो सर ऐसा होता है, मन ही मन ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं। 37 का होता है तो 3 4 5 का एक ट्रायंगल होता है, तो आप उससे करके देख लेना। sin 37 इज 3/5 इज 0.6 और cos 37 इज 4/5 इज 0.8। तो खैर यहाँ पर आते हैं 10 cos 37, तो 10 cos 37 इज 0.8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन, और यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 6 न्यूटन, ये 10 sin 37। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर ऐसा दिखाए तो 20 न्यूटन तो पहले से था ही, और साथ में कितना आ गया? 6 न्यूटन, और नॉर्मल फोर्स n इधर और 6 न्यूटन इधर, और नीचे 2 किलो का है तो 20 न्यूटन। g का वैल्यू अगर 10 लेते तो यही बातें हो रहा है। तो नॉर्मल फोर्स देखिए बच्चों कितना हो रहा है? n प्लस 6 इज इक्वल टू 20, तो n इक्वल टू कितना हो गया? 14 न्यूटन। तो अब ये वाला नॉर्मल फोर्स अलग है, इससे मत सोचना कि नॉर्मल नॉर्मल है इसको हटा दिया, ये बेवकूफ़ी मत करिएगा। तो उसमें नॉर्मल फोर्स 14 न्यूटन हुआ। देखो नॉर्मल फोर्स क्या होता है कि नॉर्मल फोर्स नॉन जीरो का मतलब उसका कांटेक्ट बना हुआ है। कभी भी नॉर्मल फोर्स जीरो होगा तो कांटेक्ट उसका छूट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से मजबूती से इसको याद रखना, ये आगे बहुत काम आएगा। नॉर्मल फोर्स जब तक नॉन जीरो है तब तक कांटेक्ट रहेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉर्मल फोर्स इज नॉन जीरो मीन कांटेक्ट विल मेंटेन। मेंटेन, और जैसे ही नॉर्मल फोर्स अगर जीरो हुआ कांटेक्ट विल ब्रोकन, ब्रोकन या छूट जाएगा या टूट जाएगा कांटेक्ट उसका। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स को जीरो नहीं हुआ, तो अभी देखिए नॉर्मल फोर्स कितना आ रहा है? 14 न्यूटन। तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा। ऐसा क्वेश्चन एक और दूंगा कि ब्लॉक ही उड़ जाएगा, तो फिर उसका एक्सेलरेशन का मतलब ही नहीं रहेगा। तो या होगा तो क्या होगा? खैर यहाँ पर देखिए नॉर्मल फोर्स 20 न्यूटन इधर है और 6, तो 14 न्यूटन। अब इसका एक्सेलरेशन बताना हो हमें, तो एफ नेट क्या होता है? अभी दोनों इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं, 20 + 6
और नेट फोर्स हमेशा बच्चों बताओ मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन पूछा जा रहा था, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 + 6 = 26 और बाई 2 करेंगे तो इनको सम्मान के साथ लिखते हैं 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 26/2 = 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा आएगा। तो ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आया कि कुछ एंगल पे फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब हमें इसको रिजॉल्व करके बताना होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए कि इसी को ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा मास बढ़ा लेते हैं, या जो सीखे हो उसी पे फटाफट एक और देख लो कि जैसे मान लीजिए कि 20 kg का है ब्लॉक और इस पे एक लग रहा है 10√2 न्यूटन का फोर्स एट 45 डिग्री पे। ठीक है, और इधर से कुछ लग रहा है 30 डिग्री न्यूटन का फोर्स एट 30 डिग्री पे, इस तरह का। तो पूछा जा रहा है बताइए कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। लेसन ऑफ 20 kg ब्लॉक। ठीक है, तो ट्राई करिए, 2 मिनट का समय देता हूं आपको, पॉज कर लीजिए अपना क्वेश्चन लिखकर, ऐसा क्वेश्चन फटाफट बना लीजिए। 20 kg 10√2 एट 45 डिग्री 30 न्यूटन एट 30 डिग्री। ठीक है, अब पॉज कर लीजिए, अब ऑन करिए। अब देखिए इसमें क्या होगा कि 20 kg का है, तो इसमें अगर इसका ये वाला कंपोनेंट, थोड़ा पेन बदल लिया जाए, येलो डट्टी फेलो हो रहा है, तो यहाँ से 10√2 cos 45 और इसका ये वाला 10√2 sin 45, यही होगा बच्चों। इसको अगर ब्रेक करेंगे 10 को 30 न्यूटन को भी ब्रेक करेंगे तो इधर से कितना होगा 30 sin 30 और यहाँ से कितना हो गया, ओ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसे चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन तो करने आता है ना। cos 30 इस तरह का, तो इसको अगर हम पॉइंट पे दिखाएं तो क्या क्या लगा, एक तो 200 न्यूटन का तो इधर लगेगा वर्टिकल, 20g मतलब इसका मास 20 है, 20 × g करेंगे तो कितना हो गया 200 न्यूटन mg। और यहाँ पर अगर देखेंगे इसके वर्टिकल 30 sin 30 तो 30 sin 30 = 15 और नॉर्मल फोर्स तो है, पहले 15 एक न्यूटन आ गया और दूसरा 10√2 sin 45 = 1/√2, तो एक नीचे भी अगर और उसको ब्रेक कर दे तो 10 न्यूटन का, इस तरह का ऐसा लग रहा होगा। इस डायरेक्शन में बच्चों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10√2 sin cos 45 = √2 होता है, तो √2 को कैंसिल कर देगा तो कितना हो गया 10 न्यूटन। और इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस 30 cos 30, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो इसका मतलब कितना हो गया 15√3 ऐसा न्यूटन, तो 10 न्यूटन उधर 15√3 न्यूटन इधर, और इस तरह का। तो वर्टिकल मोशन तो कहीं हो नहीं रहा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो हटा लें, होगा हॉरिजॉन्टल में, इस बार इस डायरेक्शन में जाता है, तो एफ नेट कितना हुआ 15√3 - 10, और नेट फोर्स हमेशा क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है 20 इंटू एक्सेलरेशन, तो 15√3, इसका अगर देखेंगे 1.73 इंटू 15 अगर करिए तो कितना जाता है 15 एंड 86 8.6 और यहाँ से 371, तो मान लो ऑलमोस्ट 15.95 हो रहा है, तो 16 ले लेते हैं, तो 16 - 10 = 6, तो 6 = 20 है, तो A = 6/20, मतलब यहाँ से 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो इसका कहानी है, तो इसको क्या कहा जाता है सुपर पोजिशन ऑफ द फोर्सेस, मतलब जितने भी फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग रहे थे उसको हमने सारे को रिजॉल्व किया और जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था उसके लिए चेक करके देखा, तो ऐसा इसका मोशन होगा, तो इस तरह से इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। अब देखिए कि एक आपको बोला था उठने वाला, जैसे उठने वाला क्या था कि जैसे मान लीजिए कि ब्लॉक ही उसमें हट जाए, मतलब जैसे 20 kg का है और यहाँ पर आप 20 न्यूटन लगाएं, या चलो और बढ़ा देता हूँ 40 न्यूटन लगा रहे हैं,
40 न्यूटन लगा रहे हैं और एंगल है 37 डिग्री। तो फिर पूछता है बताइए कि एक्सेलरेशन कितना करेगा। तो उस केस में क्या होगा बच्चों कि अगर इसका कंपोनेंट अगर आप ब्रेक करेंगे तो इस डायरेक्शन में कितना लग रहा होगा, इस पे 40 cos 37, 40 cos 37 कितना हो जाएगा 32 न्यूटन। फिर उसके बाद इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ देखेंगे तो 40 sin 37, तो इसका 0.6 हुआ तो 24 न्यूटन होगा और यहाँ से 20 न्यूटन इधर और नॉर्मल फोर्स इस तरह से। तो n प्लस 24 इधर है और इधर कितना है 20 न्यूटन। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है -4, तो जो कि ये पॉसिबल ही नहीं है। n का वैल्यू -4 है मतलब कि ऑलरेडी हवा में उठ चुका है, ये ब्लॉक ही मतलब एयर में आ गया, कांटेक्ट उसका हट गया है। तो फिर उसका एक्सेलरेशन हम यहाँ पे नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि ये कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट उसका कुछ इधर होगा, तो वो मतलब कांटेक्ट ही टूट गया, तो इस चलते हम उसका नहीं बता सकते। अगर केवल हॉरिजेंटल डायरेक्शन में बोलता तो हाँ कह सकते थे कि 32 है अपॉन 2, तो 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हॉरिजेंटल जा रहा है, वर्टिकल का पता नहीं। ठीक है, तो इस वो मैं बोला था कि इसका अगर कांटेक्ट अगर ब्रोक हो जाए, अगर छोड़ दे लूज़ हो जाए कांटेक्ट, तब क्या होगा, तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये तो ब्लॉक के बारे में आपको बताया कि ब्लॉक पे कई सारे कितने भी सारे से फोर्स अगर लगते हैं तो उसको रिजॉल्व करना कैसे होता है। तो बेसिकली आपने इसमें वेक्टर का यूज़ देखा और फोर्स का जो नया आपको फोर्स और एक्स मास में जो रिलेशन था F=ma और न्यूटन्स के जो तीन लॉ थे उसको कैसे गवर्न कर रहे थे उसके बारे में देखा। अब आइए अब थोड़ा थोड़ा इसमें और कलाकारी करते हैं, मतलब कलाकारी करते हैं मतलब कि और चेंजेस लाते हैं। मतलब आप बोल रहे होंगे कि सर अब आगे और मतलब मुश्किलें बढ़ेगा। ठीक है, मुश्किलें बढ़ेगा, लेकिन उससे हम क्या करेंगे, सीखते जाएंगे सीखते जाएंगे सीखते जाएंगे। जैसे देखिए कि ये किस तरह का है और यहाँ पर ऐसे 2 kg का ब्लॉक है और उसको एक यहाँ से छोटा सा पुली लगा देंगे ऐसा, तो पुली से पास ओवर हो रहा होगा 1 kg का ब्लॉक ऐसे। तो आप एक्सपेरिमेंट भी करके आप देखेंगे इसमें ऐसा ऐसा, इसमें तो फ्रिक्शनलेस है, कोई यहाँ पर तो है नहीं किसको रोके या फ्रिक्शन है या क्या है, वो सब हमें अता पता है नहीं क्योंकि इसमें दिया नहीं है। तो हम क्या बोले थे, आपको क्या बताया था कि स्मूथ है तो म्यू का वैल्यू 0 है, मतलब कि इस पर कोई फ्रिक्शनल ऑफर नहीं करा, तो थोड़ा भी फोर्स लगेगा 2 kg का ब्लॉक क्या होगा, स्लाइड करेगा इस डायरेक्शन में और 1 kg तो हैंग कर ही रहा, मतलब ऐसे करके किसी ने छोड़ दिया तो 1 kg का ब्लॉक नीचे जाएगा ये एक्सेलरेशन से, तो 2 kg वाला भी इधर भी क्या होगा, ए से होगा। तो ये आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रेंट मोशन जो वहाँ पर सिखाया था उसी का एक झलक है कि क्योंकि स्ट्रिंग तो बदलेगा, मतलब स्ट्रिंग में खिंचाव तो होगा नहीं, और इसमें सब क्वेश्चन में मेंशन रहेगा बच्चों, इसके लिए चिंता मत करिएगा। स्ट्रिंग के लिए बोला रहेगा इनएक्सटेंसिबल, तो इसका मतलब इट विल बी नॉट स्ट्रेच, इट ओनली पासिस ओवर द पुली। ये भी बताया था कि पिछले क्लास में कि पासिस ओवर द पुली का क्या मतलब होता था कि पुली को घुमाएगा, घूम नहीं रहा है पुली, केवल पास हो रहा है, तो घूमने से वो रोटेशनल का डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब सिंपल नहीं रहेगा। डिफिकल्ट क्या होता है, आपको आता है या नहीं आता है, डिफिकल्टी वही होता है ना, अगर आ गया तो उससे आसान कुछ नहीं, नहीं आया तो उससे मुश्किल कुछ नहीं। खैर 1 kg का ब्लॉक है, ए से इसको नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये ए से इधर जाएगा। तो हम अपना जो सीखे हैं, जो भी अब तक का औजार हमारे पास है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, फिर देखेंगे नेट फोर्स क्या क्या हो रहा है। इस बार बच्चों क्या हो रहा है कि 1 kg का ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है और 2 kg जैसा पीछे तक अभी तक हमने देखा था वो वैसा ही चल रहा है, उसमें मतलब कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स लगता था उधर ही मूव कर रहा है, वर्टिकल से अभी भी कोई लेना देना नहीं। तो अगर 2 kg ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अब, 2 kg ऐसा है, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ और 20 न्यूटन इधर। अच्छा, अभी वो उसको कोई खींच नहीं रहा है, मतलब कि डायरेक्ट फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो उसको खींचने वाला कौन सा होगा, स्ट्रिंग, ये सेम ही स्ट्रिंग है ना, तो सेम टेंशन लगेगा। तो 2 kg ब्लॉक को कौन खींच रहा होगा, टी ऐसा। 1 kg वाले ब्लॉक के लिए देखिए, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बने तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, 10 न्यूटन mg, उसको वही पुल कर रहा होगा और टेंशन उसमें कर रहा होगा कि मत जाओ, ये ऐसा खींच रहा होगा टी। ये दो तरह का लगेगा, इसका इसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि मोशन ही कैसा हो रहा है, हॉरिजेंटल इस तरफ से, और इसमें
यहाँ से ए डायरेक्शन से और इसको ऐसे ए डायरेक्शन से ऐसे जा ए एक्सेलरेशन से ऐसे जा रहा होगा। अगर इसका इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या होगा, मोशन किधर हो रहा है, 10 माइनस टी लिखें या टी माइनस 10 लिखें, क्या लिखा जाए बच्चों, यहाँ से 10 माइनस टी लिखा जाए या टी माइनस 10 लिखा जाए, तो आप बोलेंगे मैं कहूँगा 10 माइनस टी। क्यों ऐसा, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, तो जिधर एक्सेलरेट होता है उसको माना जाता है कि ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ज़्यादा जिस डायरेक्शन में जाएगा, प्रैक्टिकली यही बोल सकते हैं ना। अगर किसी के दिमाग में कुछ अजीब सा आ गया कि नहीं मैं तो अब वही लूँगा टी माइनस 10, आप बिल्कुल लीजिए, तो उसमें आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। तो आप जिधर एजम्पशन किए हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका वैल्यू आएगा। ठीक है बच्चों, मतलब निगेटिव आएगा तो उसका मतलब ये है कि इंडिकेट करेगा कि आप जो भी डायरेक्शन एजम्पशन किए थे उसका अपोजिट डायरेक्शन है। तो खैर वापस आ जाते हैं, अभी हम लोग 10 माइनस टी एज नॉर्मल जो एजम्पशन होता है उसी पे काम करते हैं। तो 10 माइनस टी ऐसा लिखेंगे, तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, 1 इंटू ए। नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये लिखिए मास इंटू एक्सेलरेशन लिख लिया, 1 इंटू ए। अब देखिए कि 2 kg वाले ब्लॉक को अगर बनाए तो इस पर इसको कौन खींच रहा है, यहाँ से टी यही वाला खींच रहा है, तो टी इक्वल टू, और तो कोई फोर्स है नहीं, उसका भी नेट फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इसके कितना है 2 और एक्सेलरेशन ए है, तो इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो फिर से आपका जीवन सफल होने वाला है कि 2 इक्वेशन और 2 अननोन। और इन दिस वे में ऐसा आया है कि आप बस उसको ऐड करिए और आंसर घर ले जाइए। तो यहाँ से पता चलेगा कि 10 इक्वल टू 3 है, तो A इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह का हैंगिंग पोली वाला ब्लॉक इसमें ऐसा देख लिया, तो मज़ा आया। मतलब मज़ा इसलिए आया होगा कि बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है और इसको वैल्यू पुट किया और स्मूथली क्वेश्चंस आ गए, इस चलते मज़ा आया। तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक है, अब देखो एक इसका और एक्सटेंशन ऐसा कर देते हैं, अच्छा इसको रुको, ये थोड़ा बनाने में दिक्कत कर रहा है, ऐसा और ऐसा। ठीक है, अब क्या करते हैं, उसी सेम क्वेश्चन में एक 3 kg का इधर दे देते हैं। 2 kg वाला तो था ही था ऐसे, और यहाँ से पुली है और 1 kg का ऐसे। अब पूछता है कि फाइंड एक्सेलरेशन, तो होगा ही होगा, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, ऐसा कर देता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, काम वही सब करना है। फाइंड टेंशन, क्योंकि 2 अलग अलग होगा, टेंशंस लिखा हुआ है बच्चों जानबूझकर, इन ईच स्ट्रिंग। तो उससे मतलब क्या हुआ उसका, टेंशंस का, ईच स्ट्रिंग। तो इसके डिफरेंट टेंशन होंगे, यस डिफरेंट होंगे। अगर स्ट्रिंग जैसे ही चेंज होता है तो टेंशन भी बदल जाएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जैसे ही स्ट्रिंग बदलेगा उसका टेंशन भी बदल जाएगा। तो अगर 1 kg वाले ब्लॉक को अगर देखा जाए यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम, तो 1 kg वाले का कितना होगा, इधर नीचे G और ऊपर की तरफ ऐसा कुछ कह दीजिए T1 फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए, यही होगा। 2 kg वाले के लिए अगर आप देखेंगे तो 2 kg वाले के लिए देखेंगे तो इसको इधर खींच रहा होगा, तो कौन खींच रहा होगा, ये रोप ही खींच रहा होगा, तो रोप में जो टेंशन क्रिएट हुआ होगा वो खींच रहा होगा, तो यहाँ पर T1 और बाकी का नॉर्मल फोर्स N1 और फर्स्ट ब्लॉक के लिए, और यहाँ से 20 न्यूटन। तो उसको तो कोई मतलब है नहीं, मोशन तो ऐसे हो रहा है। अच्छा अब आते हैं इस पर, हाँ उस पर क्या है कि सर यहाँ भी कनेक्टेड है, तो इस वाले में टेंशन कुछ आप ऐसे लिख लो, इसमें T2 होगा, ये वाला 2 kg वाले को 3 kg वाला इधर पुल कर रहा होगा या नहीं जाने दे रहा होगा, 3 kg नहीं बच्चों, ये T2 ऐसा होगा 2 kg वाले पर। अब क्या करिए कि 3 kg वाले के लिए भी देख लीजिए, तो 3 kg वाले को कौन खींच रहा होगा, इस T2, इस तरह का यही इक्वेशन बनेगा, देख लो एक बार, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर उसको अच्छे से इस पर समय दीजिए, क्योंकि यहाँ से एक बार आप निकल गए तो फिर आपको कहीं हाथ नहीं कोई पकड़ सकता है इस वाले इसमें, कि ये सब बेसिक अगर क्लियर है तो वो तो कल जो थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल जो बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही, लेकिन यहाँ से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसको आप अपना मन ही मन देखिए, प्रोसेस करिए,
30 सेकंड का समय दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि T1 है और G नीचे, तो इक्वेशन लिखना फटाफट स्टार्ट करें। और एक चीज़ तो बहुत आसान, मतलब सिंपल है, यहाँ भी कुछ म्यू के बारे में नहीं दे रखा है, तो स्मूथ प्लेन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला नीचे की तरफ जाएगा ए से, और ये दोनों भी साथ साथ जाएंगे क्योंकि वो स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो कंस्ट्रेंड है। तो अगर 1G वाले के लिए देखा जाए तो इसमें वर्टिकल इधर है G माइनस T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1A। नेट फोर्स हमेशा ही होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा होगा, नेट फोर्स G माइनस T1 और 1A। दूसरा 2kg वाले के लिए देखिए, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा, वर्टिकल डायरेक्शन का तो अभी भी मोशन नहीं हो रहा, सीज है, तो T1 माइनस T2, T1 ही इसको खींच रहा होगा ना इधर, और T2 इधर इसको पीछे की तरफ कर रहा होगा पुल, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू नेट फोर्स इज 2A, ऐसा। फिर 3kg वाले के लिए देखिए, तो 3kg वाले को कौन मूव करा रहा है, T2, तो यहाँ से क्या लिख लें, T2 इक्वल टू 3A। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, तो बताइए इक्वेशन कितने हैं, 3, और अननोन कितने हैं, T1 T2 एंड A। फिर से ज़िंदगी कैसा होगा, काफ़ी आसान। तो इसमें T1 विल कैंसिल, T2 विल कैंसिल, सो व्हाट विल यू गेट, G इक्वल टू 6A, G इक्वल टू 6A। तो A इक्वल टू कितना आ गया, G/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो G/6 में ही छोड़ना है तो वहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो G का वैल्यू 10 ले लीजिएगा, तो 10/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/3, और 5/3 का मतलब कितना हो गया 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे तो अभी टेंशन भी निकालना है ना, तो उसका टेंशन था कि कैसे किया जाए, कि एक ही बार ना रख दें। तो देखो यहीं पर रख दो कि पहले इक्वेशन में इसका वैल्यू अगर रखते हैं तो G माइनस T1 इक्वल टू A का वैल्यू G/6, तो T1 इक्वल टू कितना आ गया G माइनस G/6। ये सिंपल अलजेब्रा है बच्चों, G माइनस T1 इक्वल टू A, तो T1 इक्वल टू G माइनस A का वैल्यू इज G/6, तो G माइनस G/6 बिकम 5G/6। तो G का वैल्यू अगर आप 10 लेते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50/6, तो T1 का वैल्यू इज 25/3 न्यूटन, ऐसा। तो T1 आ गया। अब कहीं भी इसका वैल्यू पुट कर लिया जाए, आसान वाला ही सबसे दिख रहा है, T2 वाला, T2 इक्वल टू 3A, तो यहाँ पर रख लेते हैं T2 इक्वल टू 3A। तो A का वैल्यू इज अगेन G/6, तो 3G/6, तो कितना आ गया G/2 इज 5 न्यूटन, इस तरह का। तो T2 इज 5 न्यूटन। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर T1 T2 दो, इसमें नया चीज़ क्या सीखने को मिला प्रीवियस वाले से, कि नया चीज़ ये सीखने को मिला कि स्ट्रिंग अगर चेंज होगा तो उसका टेंशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके करना है तो पॉज करके कर लीजिए, नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपके लिए इसको समय दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको कर लिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और एक होता है एटवुड मशीन। एटवुड मशीन में क्या होता है, ये जनरली आप इस तरह का क्वेश्चन देखते होंगे, एटवुड मशीन इसको बोलते हैं। मेजरमेंट वगैरह करने के लिए इसको भी लेकर आते हैं। जैसे इस तरह का अगर है, M1 है एक ब्लॉक और दूसरा है आपका M2, इस तरह का, और ऐसे करके छोड़ दिया। तो यहाँ पर अगर और मेंशन है कि M2 इज़ ग्रेटर देन M1, तो ऑब्वियस सी बात है M2 इज़ ग्रेटर देन M1, तो ये नीचे की तरफ जाएंगे और ये ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, यही सब होगा बात है एटवुड मशीन में। M2 हैवियर है तो नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो एक्सेलरेशन वगैरह कुछ निकालना होगा, जो कि हम उसमें माहिर है, आपको निकाल कर दिखा देंगे कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो इसी के साथ काइनेमेटिक्स कैसे मिक्स होगा। मान लो एक्सेलरेशन कुछ होगा तो बोलेगा कितने देर के बाद ये ब्लॉक अगर वहाँ से M1 वाला कुछ 10 सेंटीमीटर नीचे है तो कितने टाइम के बाद हिट करेगा, तो आ गया ना काइनेमेटिक्स कि कितने देर के बाद करेगा। तो इस तरह से छोटे 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 स्टेप्स में उसको चेंज कर देगा। तो मैं आपको घबराइएगा नहीं, SC वर्मा के जितने भी जो क्वेश्चंस हैं वो सारे करवाऊंगा आपको एकदम सीरियल वाइज, उसके लिए चिंता मत करिएगा
कि क्या होगा, क्या मतलब कि कॉन्सेप्ट जो सीख रहे हैं वो कैसे हो रहा है या उसको मैं अप्लाई कहाँ करूँ। तो M1 M2 ऐसा है। तो आइए, तो मैंने आपको बोला था M2 इज़ हैवियर है, नीचे की तरफ एल से जाएगा तो ये ऊपर की तरफ ऑब्वियस से है वो उठ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या कि सिंगल एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग अगर सिंगल है तो इसमें टेंशन दोनों में ऐसे ही लगेगा टी। वो मंकी वाला क्वेश्चन उसमें देखिएगा एस.सी. वर्मा में, तो वो सब भी कराएंगे, वो कैसे उसको लॉक कर देते हैं, उससे मुझे ये याद आया। खैर अभी इस पर फोकस करते हैं कि M2 है, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कैसा दिखाई देगा। M2G और यहाँ से टेंशन T, ऐसा बनेगा बच्चों, यही होगा। M1 वाले के लिए अगर बनाएंगे तो M1G और यहाँ से टेंशन T। नॉट नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्यों नहीं बच्चे, कांटेक्ट में नहीं है, हवा में है ना, और उसको कौन पकड़ के पुल कर रहा है, इज योर रोप, सो दैट इज वाई यहाँ पर टेंशन T लगेगा। तो इसका जब इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो M1G अभी कौन ज़्यादा है, M2 वाला ज़्यादा है, तो M2 वाला नीचे की तरफ आ रहा है, तो जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर ही ज़्यादा होगा। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर M2G माइनस T, नेट फोर्स तो ही होगा, M2 वाला ज़्यादा है, T उधर लग रहा है, तो M2G माइनस T नेट फोर्स। और नेट फोर्स क्या होता है बच्चों, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास कितना है M2, तो M2 लिख दीजिए। दूसरे वाले के लिए अगर लिखेंगे तो T इसको ऊपर खींच रहा होगा, M1G इधर है, मतलब कि ये वाला T ही खींच रहा होगा, और यहाँ से तो M1G, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, T माइनस M1G इक्वल टू M1 इंटू ए। ये नीचे की तरफ आ रहा था, ये ऊपर की तरफ जा रहा था, तो क्या किया जाए, इन दोनों को फिर से आपका कहेंगे कि जीवन आसान होने वाला है, दो इक्वेशन दो अननोन, बिकॉज M1 एंड M2 इज द गिवन इन द क्वेश्चन, सो नॉट आवर प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम में इस मेंशन है कि M1 और M2 है, तो हम नहीं कर सकते। तो ये तो हाई बाय करके चले गए, और यहाँ से क्या बचा आपके पास, M2G माइनस M1G इक्वल टू ऐड किए होंगे तो M2A प्लस M1A, ऐसा। तो अगर A कॉमन लेंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, और इसको इसमें यहाँ से G कॉमन ले लीजिए, तो जो हैवियर मास है M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन M2 प्लस M1, तो ऐसा एक्सेलरेशन मिलेगा। बोलिए, तो एकदम ये काफ़ी बेसिक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए डायरी वगैरह में कहीं पर एक जगह, या जो आप नोट्स बनाते होंगे तो उसमें कहीं कर लीजिए, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को हेल्प मिलेगा करने में। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। अब आइए इसका एक आपको क्वेश्चन के थ्रू दिखा देता हूँ, और इसमें काइनेमेटिक्स को भी आपको दे ही देता हूँ कि कुछ तो नया मिले। अच्छा, उसमें बच्चों इसमें क्या था कि जैसे कि ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं है, नोटेशन में है, तो M2G माइनस M1 इतना है, तो कहीं भी आपको टेंशन अगर पूछ लेता तो क्या करते, किसी दो इक्वेशन में, मतलब जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रखा है ना, तो इसी दिन रात के लिए पढ़ा था इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। सो यू विल पुट इन द वैल्यूज इन इक्वेशन, यू विल गेट द टेंशन वैल्यू और अप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड वैल्यू। तो मान लीजिए कि यहाँ पर है आपका 2 kg का, और यहाँ से है 3 kg का ब्लॉक, ऐसे। तो फिर पूछता है कि इसको रेस्ट ऐसे छोड़ दिया जाए, तो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग। चलो 30 सेकंड का समय देता हूँ, फटाफट ड्रॉ करिए, और 30 सेकंड इसको बनाने में भी, तो आप पीछे वाले का एकदम जस्ट रिपीटिशन है, तो कितने लोग का तो मन में भी आ गया होगा, जिनका मन में आ गया होगा आंसर अगर देखते समय, सो दे मे राइट इन मैसेज बॉक्स कि आंसर इज दैट मच। ठीक है बच्चों, अब आओ क्वेश्चन करते हैं। देखो, इसमें 2 kg वाला है, तो 2G इधर की तरफ और टेंशन इधर की तरफ होगा क्या, और यहाँ से 3G नीचे की तरफ और यहाँ से
टी इधर की सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन होगा। इन दोनों में हैवियर कौन है? 3 kg वाला। तो इतना अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये इससे नीचे की तरफ जाएंगे और ये वाला इसमें ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अगर इसका इक्वेशन लिखे 3g माइनस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर ये एक्सेलरेशन से हो रहा होगा, नेट फोर्स सही होगा 3g ऊपर से t तो 3 है, और इसको अगर लिखेंगे तो t माइनस 2g इक्वल टू 2 है, और इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो 3g माइनस 2g इज g, और यहाँ से कितना हो गया 5 है। तो a का वैल्यू कितना आ गया? g बाई 5। बताइए a का वैल्यू इज g बाई 5 आया। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हुआ। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इसमें पुट कर दें तो t का वैल्यू आ जाएगा t इक्वल टू 2g प्लस 2a कर सकते हैं। दूसरे वाले में पुट इन सेकेंड इक्वेशन, ऐसा कह रहा हूँ। तो 2g प्लस 2a और a का वैल्यू इज आवर g बाई 5, तो g बाई 5 तो कितना आ गया? 2g कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1 बाई 5 तो कितना आ गया? 2g 6 बाई 5 तो कितना हो गया? 12g बाई 5। ऐसा तो g का वैल्यू सपोज 10 मान लो दिया ही है, तो डेटा इतना अच्छा है कि सॉल्व करने का मन कर गया। t इक्वल टू 24 न्यूटन, टेंशन इज 24 न्यूटन इसमें आया। और g का वैल्यू यहाँ से अगर देखेंगे 10 अगर है तो ये भी आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, अब मान लीजिए कहता है कि ये 30 सेंटीमीटर का है या 20 सेंटीमीटर का है। उसको भी सोचा कि बता ही दूं, इसको क्यों छोड़ूं। 20 सेंटीमीटर का अगर ये है स्ट्रिंग है तो कितने देर के बाद ये पुली से टकरा जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा होगा तो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो इसमें क्या होगा कि बच्चों ये जी फ्री फॉल जैसा मत लेना। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रेन है जो कैलकुलेट करके लेकर आए हैं, ए का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो इस तरह से होगा। एक्सेलरेशन जो इसमें वैल्यू है ना, तो आपको मैं कह रहा हूँ कि फ्री फॉल का मतलब इसमें यूज़ मत करना। हवा में है तो इसका मतलब ये नहीं, वो कंस्ट्रेन है, उसको लेकर मतलब कि ये हैंडल कर रहा है। ये पुली, ये 3 kg वाला जो एक्सेलरेशन हमने निकाला उससे हैंडल कर रहा है। तो इसके लिए क्या होगा कि एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। हमें पूछा ना कितने देर में वो होगा, क्योंकि ऐसा आप इसके बाद इसको कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप SC वर्मा का क्वेश्चन करना, कुछ 20 तक या 22 तक स्मूथली बहुत होंगे आपके क्वेश्चंस, बिना कोई है प्रॉब्लम के बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो S इक्वल टू यहाँ पर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो इसको ले लिया जाए 0.2, u आपका 0 है, 1/2 एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 है t स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो t का वैल्यू कितना आ गया? √0.2। तो √0.2 किसका स्क्वायर होता है? 0.2 उसका रूट होगा। तो 0.5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 0.25। 0.4 का स्क्वायर कितना होता है? 0.16। 0.2 उन दोनों के बीच का है, तो 0.4 और 0.5 के बीच का होगा, तो मैं एक से 0.45 सेकेंड इसको कह देता हूँ। या और आपको एग्जैक्ट चाहिए तो अपना कैलकुलेशन करिए, क्योंकि कैलकुलेशन टीचर नहीं सिखाते हैं, टीचर केवल कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। कैलकुलेशन आपको अपने से ही लेकर आना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में तो कैलकुलेशन आपको ही करना है ना बच्चों। तो t इक्वल टू 0.45 सेकेंड के बाद वो टकरा जाएगा। अच्छा, उसमें भी फिर कलाकारी होगा कि कहता है कि मान लो टकरा गया तो फिर वापस देर में कितना टाइट होगा। समझ में आया? जैसे ही ये टकराया तो टकराने के बाद कुछ उसके साथ रुका होगा और ऊपर वाले मोशन को कहीं वो फिक्स किया हो करेगा, और फिक्स होने के बाद तब वो फ्री फॉल में जाएगा। बात समझ में आया कि आफ्टर द कोलिडाइड विद द पुली, आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल बी द अगेन टाइट। तो अगेन टाइट, तो उसमें फिर क्या होगा कि ड्रॉप मतलब वहाँ से जा रहा होगा, तो 1/2 मतलब कि, और डिस्टेंस कितना फिर से ट्रेवल करेगा? 0.2, मतलब टाइट होने में यहाँ से यहाँ तक। देखो, जब इमेजिन करो कि ब्लॉक कहीं यहाँ पर ऐसे रहे, ऐसे आके टकराए और फिर वापस नीचे की तरफ जा रहा है, तब तो ये काइनेमेटिक्स का प्योर क्वेश्चन हो गया। तो इनिशियल स्पीड मतलब एक तरह से ड्रॉप ही कर रहे हैं, तो इनिशियल स्पीड तो 0 हो जाएगा, और तब फ्री फॉल में जाना हाफ GT स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 0.4 ओवर 10 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो 0.04 इक्वल टू टी। वह डेटा तो बड़ा सुंदर मिला है, तो इसमें कुछ
दिमाग ही नहीं लगाना कि 0.2 सेकंड के बाद फिर से टाइट होगा। तो एक देखो डिफरेंस देखो, यहाँ से कितना था 0.45 सेकंड लग रहा था उसको टकराने में, लेकिन वापस टक से होने के बाद वापस जब वो फ्री फॉल में जब जाएगा तो 0.2 सेकंड लगेगा। तो इस तरह का मतलब ये सब समझ में आया, एनालिसिस किए, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। फिर से आपको देता हूँ समय 30 सेकंड, प्लीज़ राइट डाउन। टी का वैल्यू यहाँ से जी का वैल्यू G/5 लाने के बाद T24 आ गया, और उसी में एक पार्ट और करके समझ सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर का था तो कितने देर के बाद वो पुली से कोलाइड करेगा। तो कितना आया, तो S = UT + ½ AT²। एक कंस्ट्रेंट था तो एक्सेलरेशन आपको 2 मीटर/सेकंड² लेना पड़ा, ना कि जी फ्री फॉल वाला। अब इसी का दूसरा पार्ट था कि आप अगर इससे कोलाइड हो जाए तो वापस कितने देर के बाद टाइट होगा, तो वापस कितने देर के बाद टाइट होगा, तो ऐसा होगा क्योंकि इस समय फ्री फॉल में चला जाएगा। क्योंकि कोलाइड होगा तो फिर वो तो अच्छा ऐसा तो नहीं सोच रहे क्यों फ्री फॉल लिया कि टेंशन लूज हो जाएगा। तो जब टेंशन ही कोई नहीं रहेगा तो उसमें एक्सेलरेशन नाम की चीज़ ही नहीं रहेगा, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा होगा। वो फोर्स के चलते ही तो ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन फोर्स जब जीरो है तो क्योंकि टेंशन जीरो है तो फोर्स जीरो है, तो इसलिए एक्सेलरेशन जीरो है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ आपका काम कर रहा है ना। या आप फर्स्ट लॉ भी इनर्शिया में कह सकते हैं कि अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। जैसे भी आपको उसको करना है, तो खैर इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसको कर लिया। अब आइए एक और इसमें आपको बता दूं इस तरह का कि अगर ऐसा पुली है, टू kg का और 1 kg का, सेम क्वेश्चन को ब्रेक कर दे रहे हैं इस तरह का, और इधर से आपको 2 kg का जैसा था वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। तो फिर कर बताओ अब टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ से यहाँ तक तो सिंगल स्ट्रिंग है, ये 1 स्ट्रिंग है, और यहाँ से यहाँ वाला एक अलग स्ट्रिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, ऐसा। तो देखो काम पे वैसे ही लग जाते हैं कि इस 2 kg वाले का यहाँ से अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, दूसरा पेज पेन का ऑप्शन ले लेते हैं, चलो ऐसा ले लेते हैं या ऐसा ले लेते हैं ब्लू। तो यहाँ से 2g और यहाँ से ऐसा t लगेगा, 2 kg वाले के लिए ऐसा t लगेगा और इसका 2g लगेगा, और इसको आप t डैश कह दीजिए तो ये भी खींच रहा होगा, और 1 kg वाले के लिए 10 केवल g लगेगा और वहाँ से t डैश ऐसे लग रहा होगा। यही बातें होगा। इस वाले के लिए अगर विजिबल नहीं है तो ऐसे समझ लीजिएगा, इस विजिबल ये t डैश है, बोल दे रहा हूँ अगर, तो वहाँ पर t डैश है, नहीं तो आप यहाँ पर बना दें 1 kg वाले का g है और यहाँ से t डैश है। अब इसका इक्वेशन लिखने चलें तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला 3 kg वाला किस साइड में ज़्यादा है तो नीचे की तरफ आएगा। तो देखिए, तो इस पर क्या लग रहा होगा कि g माइनस टी डैश, तो यही नेट फोर्स लग रहा होगा 1 kg वाले पे, kg नहीं इज 1 kg। तो इसका नेट फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिख लीजिए 1a। इस वाले 2 kg के लिए अगर आप देखेंगे तो इसमें नीचे कौन से लग रहे हैं 2g एंड टी डैश, तो 2g प्लस टी डैश नीचे की तरफ लग रहा है और ऊपर की तरफ माइनस टी, ऐसा लग रहा होगा। इस पे तो यही लग रहा होगा 2g एंड टी डैश नीचे की तरफ पुल कर रहे होंगे और टी ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और नेट फोर्स यही होगा इसका। तो नेट फोर्स इक्वल टू बच्चों, इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, करते रहेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कितना हो गया 2a। अब इस 2 kg वाले के लिए t ऊपर की तरफ लेके जा रहा होगा, ये वाला ये t, तो t माइनस 2g इक्वल टू अगेन 2a। तो देखिए आ गया ना, 3 इक्वेशन और 3 अननोन। 3 इक्वेशन कौन सा, a, t एंड t डैश, ऐड करिए। इस तरह से इसको प्लेस किया गया है कि ये सब एक दूसरे को हाय बाय बोल रहे होंगे, ऐसा। और 2g तो और चला गया, जाओ। तो g इक्वल टू कितना आ गया 5a,
तो ए का वैल्यू कितना आया, ए का वैल्यू इज जी बाई, ए का वैल्यू इज जी बाई 5। तो एग्जैक्टली वैसा ही आया क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो पीछे था। यहाँ पर बस इसको हटा दिया। तो मुझे आपको ये सिखाना था कि बीच में कोई स्ट्रिंग आ जाए तो उसका टेंशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए पीछे वाला, यहाँ पर कितना था इसका, जी का वैल्यू, ए का वैल्यू इस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी बाई 5 था। एग्जैक्टली उतना ही है। टेंशन का भी देखेंगे तो निकाल कर देखिए सेम आता है, क्योंकि टेंशन तो ऊपर वाला सेम ही है तो सेम आएगा। टी का वैल्यू अगर कहीं भी पुट कर लीजिए इस वाले में, टी माइनस 2 जी वाले में, तो टी माइनस 2 जी इज 10 और ए का वैल्यू इज 2, तो 2 इंटू 2 तो कितना आ गया, टी इज 20 प्लस 4 तो कितना आ गया 24 न्यूटन। ठीक है, 24 न्यूटन टी का। ये आपको जो बीच में एक लाया था इसका, इसके लिए इस क्वेश्चन को पुट किया गया था, बताया गया था। तो टी डैश का वैल्यू कितना जाएगा, कहीं भी पुट कर लो पहले वाले में ही। तो ये चलो यहीं लिख दे रहा हूँ कि जी माइनस टी डैश इक्वल टू ए। तो टी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी माइनस ए, तो जी का वैल्यू 10 और ए का वैल्यू इज 2, तो यानी कि 8 न्यूटन। तो टी डैश का वैल्यू ऐसा हुआ। तो इंपॉर्टेंट है ये चीज़, वो सब तो मैकेनिकल काम है, यहाँ पुट करो वहाँ पुट करो, इक्वेशन क्या लिखोगे, कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। इस पर आपको महारत हासिल हो गया तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं या देख सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, तो इसको मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। 30 सेकेंड अपना लीजिए और इसको लिखिए, तब तक मैं कलर चेंज कर लूँ पेन का। लिखो फटाफट। ठीक है, अब आइए दूसरे क्वेश्चन। तो इस तरह का एडवुड मशीन वाला क्वेश्चन ये सब आप समझ सकते हैं। इसमें भी और बताऊंगा कि अगर एडवुड मशीन को अगर लिफ्ट में ही लेकर चले गए तब क्या होगा, उस तरह का। तो आइए पहले बेसिक और क्लियर कर दूं आपका। अब आइए इंक्लाइन प्लेन पर चल लेते हैं थोड़ा। इस तरह का है और यहाँ से थीटा एंगल है और ये पूरा स्मूथ है प्लेन। फ्रिक्शन के बारे में जब तक ना बोला जाए, तो मैंने आपको बोला था कि आप उसको स्मूथ ही उसको रखिए, तो ये एकदम से स्मूथ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक ब्लॉक को अगर रखेंगे ऐसे, कोई ज़रूरी नहीं कि स्फेरिकल, इसे स्फेरिकल रखोगे तो पहले गिरेगा। तो चलो आपकी तसल्ली के लिए स्फेरिकल ना रखकर इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये बार बार आपको ऐसा मिलेगा। एक इस तरह का ब्लॉक प्लेस कर दिया, ठीक है, ऐसा। तो ऐसे छोड़ दिए तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई फ्रिक्शनलेस है तो गिरेगा ही गिरेगा। ये तो तय बात है ना कि अगर फ्रिक्शनलेस कहीं पर नहीं है, जैसे मान लो कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट मैं करके दिखा पाऊँ आपको और आप देख पाएँ, इस पेन ये गिरेगा तो डिजिटल पेन है तो टूट जाएगा, तो इस पे नहीं। जैसे इमेजिन ना तो आप कर ही सकते हो कि जैसे यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, स्लाइड डाउन होगा ना। अगर इसको ऐसे रखूँ तो ऐसा कुछ इस पर फटाक से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो वैसे ही है कि अगर इसको अगर रखें तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ स्लाइड डाउन होगा। तो स्लाइड डाउन होगा तो पूछा जा रहा है वही कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। इसका मास इसका लिख लेते हैं, इसका मास है m। ऐसा अगर वो स्लाइड डाउन नीचे की तरफ हो रहा होगा ये एक्सेलरेशन से, ऐसे ही, तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m ब्लॉक। एज सिंपल फाइंड द acceleration of ब्लॉक m। देखो, तो इसमें यहाँ पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे समझ लो बच्चे, और इसको बार बार बनाना, खाली टाइम भी जब रहता है तो इसको अपना बनाया एक ऐसा थीटा डालकर। तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो सबसे पहले तो इसका mg तो लगेगा नीचे, ग्रेविटी जो इसको पुल कर रहा होगा, अपना वेट तो इसका लगेगा ना mg डाउनवर्ड। जब एक कांटेक्ट में है तो आपको सिखाया था पीछे अभी कि जब भी कांटेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके ठीक परपेंडिकुलर लगेगा। ये ब्लैक वाला पेन आपको नजर आ रहा है, ये चीज़, ये वाला, तो ये ठीक उसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से जो आप बनाएंगे या ब्लॉक पे ही बना देख लीजिए, या ये जो इंक्लाइन प्लेन है उस पे 90 डिग्री
इसका ऐसा, मतलब ऐसा कह रहा हूँ कि mg डाउनवर्ड तो है और ये नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा, नॉर्मल को उसी डायरेक्शन में लिख दिए, नॉर्मल को ऐसे लिख देते हैं, ऐसा ठीक उसके परपेंडिकुलर लगेगा। ये दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। तो आप सोचिए कि इसको कौन लेकर आ रहा होगा, तो मस्ट भी इसके अलॉन्ग एक फोर्स लग रहा होगा ऐसा, तभी तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन आ रहा होगा। तो यहाँ से थीटा हुआ और इसको जब अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा थीटा, क्योंकि ये थीटा हुआ तो 90 माइनस थीटा और थीटा होगा। तो mg को जब आप ब्रेक करेंगे इस डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स को मस्ट भी कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा। देखो हर, अगर उस डायरेक्शन में मोशन नहीं है तो हर फोर्स एक, मतलब यानी कि वो बैलेंस है। तो जैसे अभी सीधा अगर रखे थे, इस तरह का रखे थे ऐसा m ब्लॉक का, तो इसमें mg डाउनवर्ड लग रहा था ना और नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, इसीलिए इस तरह मोमेंट नहीं है। तो ब्लॉक तो आ रहा है ऐसे, तो यानी कि इसके नॉर्मली एक दूसरे को फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। तो यहाँ से कितना अगर है, अगर थीटा है वहाँ से देखें तो ये कितना हो जाएगा mg cos थीटा। तो नॉर्मल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा, और mg का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा। बेसिकली mg को ही हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया कि mg sin थीटा, दूसरा mg cos थीटा। तो ये नीचे की तरफ जो आएगा या जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन होगा, इसको याद रखिएगा mg sin थीटा हमेशा, और हमेशा मतलब ये थीटा डिग्री है तब, ये नहीं कि कुछ और कर दिया उधर से 90 माइनस थीटा, थीटा उसको बोल दिया तब क्या होगा। लेकिन इन जनरल यू विल गेट द ऑलवेज द थीटा वैल्यू हियर। सो mg sin थीटा अलोंग द प्लेन होगा और mg cos थीटा इसके लिए। तो mg cos थीटा को जो बीच में जो mg लग रहा था उसको दो पार्ट में ऐसा ब्रेक कर लिया। तो अब इंक्लाइन प्लेन में अगर इधर की तरफ आ रहा होगा तो बस यही एक फोर्स है और तो कोई फोर्स है नहीं, है ना, mg sin थीटा ही है। तो कह रहा कि mg sin थीटा है, तो बताओ इसका तो एक्सेलरेशन ही पूछा गया था। तो हम क्या जानते हैं कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m को अभी कौन खींच पुल कर रहा होगा, ग्रेविटी का कौन सा कंपोनेंट अलोंग द प्लेन, और वो वाला mg sin थीटा वाला। तो mg sin थीटा वाले को जब यहाँ पर लिखेंगे नेट फोर्स mg sin थीटा, और नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये लिख लिया, मास मास गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया, g sin थीटा, a का वैल्यू इज g sin थीटा। ठीक है, तो ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट था। तो इसमें इसको अच्छे से टाइम देकर इसको बना लो। अगर आप फिजिक्स में सही में इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें, ये बेसिक वाले मतलब ABCD है एक तरह का फिजिक्स का, तो इसको आप जानते रहिए। तो आगे की कहानी आपको या आगे की ज़िंदगी अगर आप चाहते हैं फिजिक्स के अंदर, इट विल बी काफ़ी अच्छा होगा। और नहीं पढ़े तो कुछ और होगा। अब मान लीजिए कोई और लोग हैं, जैसे रिक्शा पुलर है या कोई और लोग हैं, तो उनका ज़िंदगी ख़राब है क्या, नहीं, उनका अच्छा है, नहीं जानते हैं, कुछ और काम कर रहे हैं। तो खैर इसको करिए, ठीक है। अब इसके बाद इसका एक और देख लीजिए। तो एक क्वेश्चन एक समझा देता हूँ फटाक से। अच्छा, हमारे पास तो ये अजूबा चीज़ है ना। तो मान लीजिए कि 2 किलो का ब्लॉक है और यहाँ पर 37 डिग्री है, और इस बार आप ऐसा कुछ 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। उठ तो नहीं जाएगा, नहीं उठेगा, 20 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रहे हैं। तो फिर पूछा जा रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर तो नीचे की तरफ जो हमने सीखा था ऐसा, शेप अगर 1D ले लिया जाए, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, इसका एक कंपोनेंट ऐसे जा रहा होगा और दूसरा कंपोनेंट ऐसा, और ठीक उसी के लाइन में एक ऐसा इस तरह का होगा। तो इस वाले के लिए mg ऐसा लग रहा होगा, इसके अलोंग द प्लेन mg sin थीटा लग रहा होगा, और इसके ठीक यहाँ पर mg cos थीटा। इसको ब्रेक करते हैं तो ऐसा होता है, 37 डिग्री है तो वो भी 37 डिग्री हो जाएगा। इसको ज्योमेट्री करना तो 37 डिग्री हो जाएगा। और नॉर्मल फोर्स तो आपको भीष्म पितामह की तरह लग रहा है, ठीक है। तो mg sin
37 या थीटा जो है वहाँ पर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, mg का वैल्यू 2 है, तो इसको अगर लिख रहे हैं 20 इंटू साइन 37 अगेन, बोलिए क्या कितना होगा, साइन 37.6, राइट, कॉस 37 इस कितना होगा 0.8, तो इतना हो गया 0.6 करेंगे तो 12 न्यूटन हो गया, और इसका अगर करेंगे तो 20 इंटू 0.8 तो कितना हो गया 16 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से n 16 न्यूटन के ही है तो वो नहीं होगा। अच्छा, अब इक्वेशन देखते हैं, तो मोशन कैसे हो रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगा है, 12 न्यूटन इधर है, इधर 20 न्यूटन है, तो नेट फोर्स क्या होगा, मतलब इसको अगर बनाएंगे भी ऐसा, तो इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन है और इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ 12 न्यूटन है, तो इस डायरेक्शन में जो मूव कर रहा होगा तो 20 माइनस 12, तो 20 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो गया 2a, नेट फोर्स यही होता है 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 2a, तो कितना हो गया 8 इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें आपको ऐसा मिला, तो इसमें भी आप कुछ स्मेल कर सकते हैं कि कुछ इस तरह का काइनेमेटिक्स दे दे कि बताओ कि इस प्लेन का लेंथ इतना था और इतना लगा, तो एक्सेलरेशन आपके पास है, तो आप उसके बाद इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो सब सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही था। तो बच्चों आज के डिस्कशन में इतना ही है कि हमने न्यूटन्स के तीनों इक्वेशन देखा। अच्छा रुक जाओ, अभी इस सम अप करने से पहले एक आपको लिख लो, पहले लिख लो, फिर आपके दिमाग में और कुछ बातें डालता हूँ। हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन आप करके लाना, ऐसा दे देते हैं, थीटा इसमें रख लीजिए 37 डिग्री, 2 kg का ब्लॉक रख लीजिए और यहाँ से पुली एक लगा हुआ है और यहाँ पर 1 kg, इसको करके आना, और जिनका अभी आ जाता है तो अभी आंसर दे दीजिए, उसको ऑप्शन में लिखिए, नहीं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करिए, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कल बताऊंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हमने न्यूटन्स लॉ क्या होता था, लॉज ऑफ मोशन क्या होता था, उसके बारे में देखा, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, और हमने उस पर क्वेश्चंस, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करेंगे उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली एससी वर्मा के जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको देखा जाएगा, या जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, एरोडोव के जो क्वेश्चन है, तो उसमें ही करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे 2 वीडियो में यही सब काम होगा, जो अभी तक आपको ईजी सिखाया गया कि जिसके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इन सब को एप्लीकेशन को हम लोग उस क्वेश्चन में करेंगे। इसके अलावा डबल पुली के अगर देखा जाए, जो पीछे सीखा था कंस्ट्रेंट मोशन में, कि अगर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो 2 एक्सेलरेशन से क्या होगा, तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इसमें अभी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो फिर आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके, बाय बाय।